नसीरुद्दीन साहब, आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत बड़े कांटे के मुकाबले हुए हैं, इसमें लतीफ खान खोसा भी जीत गए हैं, हमाद अजहर के वालिद भी जीत गए हैं और एक साइड पे मरियम नवाज साहिबा जीत गई हैं। ये शरीफ फैमिली के लिए बिलखुसूस एक नोट ऑफ वार्निंग के साथ रिजल्ट आया है। अच्छा, मियां साहब तो इस शहर की कदावर शख्सियत है, तो सिर्फ हमाद अजहर के वालिद नहीं है। तमाम सियासी उम्मीदवार जो इस अखाड़े में थे, सबसे ज़्यादा सियासी तजर्बा दो ही शख्सियात रखती थी, एक मियां नवाज शरीफ और एक मियां मोहम्मद अजहर। सही। बाकी सब नए लोग थे शहर में। अच्छा, उनके लिए सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो जीत शिकस्त से बदतर है वो एक तन्हा औरत आलिया हमजा जो 10 मई से जेल में है। जी, तन्हा, कोई उसका नहीं है, अलोन 1 लाख से ज़ायद वोट लेगी। और हमजा साहब जो अपनी सीट जीत के हकान अब्बासी को भी कामयाब करवा लेते थे, हाँ जी, अब सिर्फ 5000 वोटों से जीते हैं। वो भी सुबह रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उनके पास डिफरेंट इंप्रेशन। मैं इसके रिजल्ट को एक्सेप्ट करता हूँ सही कि जो आ गया, लेकिन वार्निंग किसके लिए कि जो मुस्तकबिल की सीएम थी वो एक आम आदमी, नामालूम शख्स है। वो मरियम साहबा सूबाई हल्का में गालिबन 2000 वोट से जीती हैं। जी हाँ, मियां अजहर साहब लंबी लीड से जीते हैं और उनके नीचे एमपीएस भी जीत गए हैं। असलम इकबाल साहब हैं ही नहीं है और लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देख रहे हैं। तो लतीफ खान खोसा की जो जीत है ये कितनी एक्सपेक्टेड थी? मैंने कहा इससे बड़ी वार्निंग क्या होगी। लतीफ खोसा की जीत से ज़्यादा बड़ा पैगाम हमजा शहबाज शरीफ की ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 118, अगर उस ख़ानदान ने किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप किया है राइट फ्रॉम 1985, तो वो यही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस पे शरीफ ख़ानदान का फोकस था। यहाँ इनकी 50-60 हज़ार की लीड हुआ करती थी। सही। अभी तमाम रात इंतज़ार करने के बाद सुबह 10 बजे ये बताया गया है कि आलिया हमजा 5000 वोट से हार गई है। एक तन्हा खातून, कोई वारस नहीं है उस हल्के में, कोई मजबूत एमपीए नहीं है। नीचे एक एमपीए खातून है, उसका खामन इधर उधर है। ऐसे लोग हैं। नसीरुद्दीन नैयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शहबाज मियां साहब, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वो इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं कि हमने वो भी अनाउंस करते हैं और आप लोगों को भी वेट करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले नैयर साहब, जो रिजल्ट अब कल से लेकर अब तक सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? बाजी पलटी है इन इंतखाबात में? अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, कोई तस्लीम करे या ना करे उसकी मर्ज़ी। कुछ आप देखें सिमिलैरिटीज़, सिंध में पीपल्स पार्टी ने बहुत इम्प्रूव किया है, कराची में रिवाइवल हुआ है। अपने ट्रेडिशनल जो उनकी पॉलिटिकल बेस था कराची सिटी में, मलेर, वहाँ उन सीट्स वो लिए उन्होंने। कराची इंटीरियर में तो बड़ा ज़िम्मेदार छोटे ज़िम्मेदार को हराता है। बड़ा ज़िम्मेदार और पीपल्स पार्टी का वोट जहाँ कंबाइन होगा वहाँ शिकस्त नामुमकिन है। जरदारी साहब ने पिछले 8-10 साल में बड़े ज़िम्मेदारों पे बहुत काम किया है। मेहर ख़ानदान को साथ मिलाया, दूसरे ख़ानदानों को साथ मिलाया। तो आज मैं नतीजा देख रहा था कि नौशहर और फ़रोज़ में मेजर कैजुअल्टी हुई है। जतोई ख़ानदान के 2 उम्मीदवार हार गए, ये कभी नाकाबिल तस्खीर कहलाते थे। कराची में उन्होंने सीट्स गेन की हैं और एक बहुत बड़ा जो बात काबिल ज़िक्र है वो नदीम एजाज साहब PMLN के टिकट से जीते हैं, लेकिन उस इलेक्शन में एक बहुत बड़ी मेजर पॉलिटिकल कैजुअल्टी हो गई है। वो निसार अली खान साहब की है कि निसार अली खान साहब जैसा पुराना सियासतदान, मतलब एक नवारद अभी नदीम एजाज साहब ने अभी सियासत का आगाज़ किया है और उनसे बुरी तरह हार गए हैं। कई और मंजूर भट्टू साहब अपने बेटे समेत गालिबन हार गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और आज़ाद उम्मीदवार, सबको मालूम है कि ये आज़ाद उम्मीदवार कौन हैं। पहले से नज़र आ रहा था कि पंजाब में मुकाबला सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार और PMLN के दरमियान में होगा। बिल्कुल। अभी आप साउथ में जहां लास्ट टाइम 2018 में ये आज़ाद उम्मीदवारों की जो मदर पार्टी है, इसने लूज़ किया था ओकाड़ा में, कसूर में, साहिवाल में। अब इन्होंने रीगेन किया है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, अपनी पोजीशन को कुछ बेहतर किया है। शेखुपुरा में डिवाइडेड था रिजल्ट लास्ट टाइम, 1 सीट थी, इस बार 2 यकीनी ले गए हैं। फैसलाबाद में कदरे स्वीप किया है जी। सरगोदा में एक चीज़ और नज़र आई है, बहुत बड़ी मेजर कैजुअल्टी, जिस शान से आए थे उसी शान से वापस चले गए
अभी तो चंद माह भी नहीं हुए थे, वो हमारे मोहतरम जनाब जहांगीर तरीन खान साहब हैं। अच्छा, ये अपसेट है, इसको इस वाले हल्के से ये नतीजे को मेरा ख्याल है हमें अपसेट अपसेट नहीं, कहना चाहिए, ये अवाम का पैगाम है क्योंकि कि जहांगीर जो तरीन अपने बहरहाल मौसनों एक से मजबूत जो कैंडिडेट लग अपने रहे थे। मौसनों को बिट्रे करते हैं, उनसे अलहदा होते हैं और उनसे अलहदा होकर उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, अवाम उन्हें गिरा देते हैं। अच्छा, अदनान साहब दोबारा आएंगे। अदनान आदिल साहब हाँ, मैं एक सवाल करना बिल्कुल। चाह रही थी। हमने ये देखा कि रिजल्ट जिस तरह से अभी भी गैर खत्मी और गैर सरकारी आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो कल भी जब हमने देखा 2 बजे का वक्त दिया गया था, इन इलेक्शन कमीशन ऑफिसर की जानिब से ये कह दिया गया था कि अगर आरओज और डीआरओज ने 2:30 बजे तक रिजल्ट ना दिए फाइनल, तो उनको मुअत्तली कर दिया जाएगा। लेकिन अब तो दोपहर के भी 2 बजने का वक्त करीब आ गया। हाँ, इसकी वजह से बहुत से शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं, सवालात जन्म ले रहे हैं, इलेक्शन की साख मुतासिर हुई है। तमाम इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके नज़दीक ये कोई अजीब ही बात हुई है कि शुरू में कल 11 बजे शाम तक ट्रेंड जो था पंजाब में पीटीआई के हक में था, अब बिल्कुल रिवर्स हो गया है। यूं जो रात गुजरती गई, बरकत जो है वो नून लीग के साथ शामिल हाल होती गई। अब आप देखिए कि कुछ अजीब व गरीब रिजल्ट हैं। मसलन शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी, वो 6000 वोटों से हार गई हैं, जबकि उनके हलके में 16,555 वोटों को मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा, यानी रिजेक्टेड वोट्स की तादाद जो है वो मार्जिन से 10,000 ज्यादा है। वो 16,555 रिजेक्टेड वोट हैं, मुस्तरद कर दिए गए हैं, और वो सिर्फ 6,000 वोटों से हारी हैं। तो इससे सवालात तो जन्म लेंगे। मसलन एक हलके के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ 2,93,000 कुल वोट डाले गए, जबकि दुरुस्त वोटों की तादाद 2,94,000 है, यानी वो 1,000 ज़्यादा है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कोई वजाहत देनी चाहिए। हो सकता है कि ये सही बात ना हो, तो जो भी सही बात है, मसलन ऐसा हल्का है जहाँ पे जमात इस्लामी को 1 वोट भी नहीं पड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? 10-20 वोट तो अपने उम्मीदवार का तो वोट पड़ गया होगा। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात जमात इस्लामी का एक भी कैंडिडेट यानी एक हल्का ऐसा है लाहौर में जहाँ पे, अच्छा फिर बड़ी खुशी की बात है कि मियां नवाज शरीफ को 1,71,000 वोट पड़ गए, और बिलावल को भी 1,30,000 पड़े हैं। तो नवाज शरीफ तो सबसे बाजी ले गए, और इतने ज्यादा वोट, इतना बड़ा टर्न आउट जो है वो तो आसिफ जरदारी को भी इतने वोट नहीं पड़े, बिलावल को भी नहीं पड़े। तो वो बिलावल से भी जीत गए और आसिफ जरदारी से भी जीत गए। नवाज शरीफ को तो बहुत रिकॉर्ड वोट पड़ गए। एक साहब हमारी मुश्तरका पेश हुई तो उसका जिक्र कर दीजिए। डेरा इस्माइल खान से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, आज़ाद उम्मीदवार अली मीन गंडापुर से, जो इलाके में मौजूद भी नहीं है, ही इज नो वेयर, बट ही हैज डिफीटेड फजल रहमान इन हिज होम कॉन्स्टिट्यूएंसी। अच्छा, अब ये है कि जो सिंध में जीत रही है पीपल्स पार्टी, वो हारने वालों से डबल ट्रिपल वोट लेके जीत रही है। इसी तरह केपी में जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, वो डबल ट्रिपल वोट लेके जीत रहे हैं, 2 गुना 3 गुना ज्यादा वोट लेके। एक क्लीन स्वीप है, अनचेक जा रहे हैं, कोई दूसरी सियासी कुव्वत सिंध में पीपी के मुकाबले में नहीं है और केपी में आजाद उम्मीदवारों के मुकाबले में। शहबाज मियां साहब की जानिब जाएंगे। शहबाज साहब, पहले तो इस हल्के से बेगम कुलसूम नवाज से यास्मीन राशिद हार रही थी, और अब मियां नवाज शरीफ से वो हार चुकी हैं, नवाज शरीफ जीत चुके हैं इस हल्के से, और बड़ी लीड से जैसे कि बात भी हो रही है। तो इस एक तो रिजल्ट को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा आपके ख्याल में सबसे बड़ा अपसेट रिजल्ट कौन सा है? अच्छा देखिए, ये जो NA 130 है और 1,75,000 मियां नवाज शरीफ का वोट, और कल स्टार्ट में जब जीत रही थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उसके बाद फिर रिजल्ट रुक गए, और फिर जब अब कंपाइल होकर रिजल्ट आया तो एक बड़ा फर्क है, 55,000 तकरीबन वोटों का जीते। तो इसमें जरा देखिए, उन्हीं के साथ एक हल्का है 119, जहां उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रही है, जो इकट्ठे कैंपेन चला रही हैं, और मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको लेके आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। और वो नवाज शरीफ जो है जलसा का इख्तिताम जो है वो खुद करते थे। लीडर जो बड़ा होता है, जब वो खिताब कर लेता है उसके बाद कोई नहीं करता। लेकिन एक नई रवायत मियां नवाज शरीफ ने डाली कि वो अपनी खिताब के बाद मरियम नवाज का खिताब करते हैं, यानी कि वो अपने से बड़ा लीडर बना के उनको पेश कर रहे थे सियासी जलसा गाहों में। बहुत अच्छा नोट किया, ठीक है। अच्छा, ये एक पॉइंट है, लेकिन वो अपने वालिद साहब से आधे वोट लेती हैं उसी शहर लाहौर में। तभी हमें कमर दिलशाद साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, आपको स्टूडियो में खुश आमदेद कहेंगे, और नताइज भी आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। एक्सपेक्टेड थे ये नतीजे इस तरह के? नहीं, दरअसल एक्सपेक्टेड तो थे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था वो नाकाम हुआ। मुझे उसकी नाकामी का दिली सदमा पहुंचा, अफसोस हुआ
इतना बड़ा सिस्टम बनाया, बड़ा दावे किए गए थे कि जनाब इस पर इंटरनेट असर अंदाज नहीं होगा, तो उन्होंने तो ज़ाहिर है कि 5 घंटे में रिज़ल्ट आना चाहिए था। बिल्कुल। तो मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें 300 होते हैं पोलिंग स्टेशन, तो 300, 350, 250, 300 इतने होते हैं। उस पर एक रिटर्निंग ऑफिसर है, उस एक रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं। इतनी अच्छी टीम होती है फिर इंतजामिया के लिए। अब मैं तो हैरान हो गया कि 5 घंटे में रिज़ल्ट आना चाहिए था, जी 5 बजे ख़त्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक। तो मैंने आज इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब जब आपने बाई इलेक्शन करवाए और आपने अपने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया, उन्होंने तो रात को 11 बजे दे दिया रिजल्ट। बिल्कुल। तो अब ये क्या हो रहा है ये? अच्छा कंवर साहब, जब इनका एक्सपेरिमेंट किया गया था, इससे कबल एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, उसमें भी इंटरनेट का तो एक इनको मसले का सामना करना पड़ा था। और अगेन हमने देखा, हालांकि ये दावा भी किया गया था कि अगर इंटरनेट बंद भी हो जाएगा तो रिजल्ट्स आने में देर नहीं होगी। नहीं, इसमें बड़ी बात ये नज़र तो आया, सबसे बड़ी अहम बात ये है, जो भी हम भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं, जब आपने कोई काम ना करना हो ना तो आप सिक्योरिटी का नाम ले दें, बस खत्म, सिक्योरिटी हो गई जी। आप सिक्योरिटी के आगे, सबके आगे तो कंवर साहब, अभी जो आप कह रहे सिक्योरिटी हैं, खतरा हो गया है। जो आप कह रहे हैं कि इसी अब इन्होंने ये कहा कि अब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि जी मैनुअल लेकर जब वो जा रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो कोई 2.5 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर के अंदर ही रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर होता है, 15-20 किलोमीटर। तो सिक्योरिटी वाले को जी आप बैठे रहे, आगे सिक्योरिटी खतरा हो रहा है, वो 6 घंटे गाड़ी में बैठे रहे। अब चीफ इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा आप बार बार हुक्म जारी कर रहे हैं कि 1 घंटे में रिजल्ट वापस फौरन भेजो, आप हुक्म नहीं मान रहे हो, तो आपको डिसमिस करें उनको, मैंने कहा रिटर्निंग ऑफिसरों को डिसमिस करें आप। बिल्कुल। आप किस इदारे बैठे हुए हैं आप? कंवर साहब, फिर मसला तो फिर ये है ना कि अब इन इंतखाबात पर सवालिया निशान तो उठ गया कि उनका सिस्टम जो था वो कोलैप्स हो गया। मैंने कहा आपकी इज्जत पे हर्फ आ रहा है और आपका हुक्म नहीं मान रहा है एक ऐसी ग्रेड 18 का आदमी। तो अब क्या पार्टीज जो नाकाम हो रही हैं वो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती हैं इस मामले पर? नहीं, वो तो एक्शन तो नहीं लेना, इख्तियार में आने के बाद इनकी नजरें फिर जाती हैं। लेकिन मसला ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ने, तो मैंने कहा आपकी इज्जत भी हर्फ आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं कहा आपने जब आपके महकमे के जो रिटर्निंग ऑफिसरों को आपने 2 आदमी सस्पेंड किए, मैंने उनको कहा रात, आपने कहा जी इन्होंने रात को 11 बजे मैंने हुक्म जारी किया था रिजल्ट भेजने का बाई इलेक्शन का, तो अभी 12 बजे तक रिजल्ट नहीं आता, आपने 2 रिटर्निंग ऑफिसर महकमे को सस्पेंड कर दिए। बिल्कुल। तो अब आप इनको क्यों नहीं कर रहे? आप तो बिल्कुल आप सस्पेंड करें इनको आप। अच्छा, ये चीज़ यकीनन एक काबिले कहना चाहिए कि इस पे नोट भी होना चाहिए और इस पे यकीनन एक्शन भी होना चाहिए। शहबाज साहब, आपके ख्याल में अब जो कंवर साहब जो बात कर रहे हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर गया, अब इस पे जिम्मेदारी क्या इलेक्शन कमीशन की ही आएगी, जाहिर सी बात है, तो इस पे क्या जो बाकी सियासी जमातें हैं वही सवाल, वो क्या इनके खिलाफ नोटिस ले सकती हैं, इनके खिलाफ अदालत में जा सकती हैं? देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कुंवर साहब ने कि पाकिस्तान के अंदर जो काम नहीं करना उसको सिक्योरिटी रीजन के नाम पे कर ले। मैं पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया कि हमें जर्नलिज्म करना, रिपोर्टिंग करना मुश्किल बना हुआ है जब से ये सिक्योरिटी के मामला आए हैं। ठीक है, जनरल पाकिस्तान ने एक बड़ी जंग लड़ी, लेकिन उसकी आड़ में क्या किया कि आपने अपने दफातर जो है, चाहे वो सिविल सेक्रेटेरिएट हो, चाहे वो लाहौर एयरपोर्ट हो, GOR हो, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, हत्ता के हॉस्पिटल तक, थाने कचहरी तक आप दाखिल नहीं हो सकते वहाँ पे। ऐसे ही है, ताकि एक्सेस खत्म की जाए, इंफॉर्मेशन पे जो राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसको कम किया जाए। और ब्यूरोक्रेसी का ये बिल्कुल वतीरा है। RTS का जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अगर RTS के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होती और उनको जो है सजा दी जाती, तो आज जो आपका ये EMS है ये ना बैठता। बड़े बड़े दावे हमेशा पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से किए जाते हैं। हमने सब कुछ चेक कर लिया, ऐसे तमाम काम जबरदस्त होंगे, 2-3 मरतबा हमने जो है प्रैक्टिस की है, ड्रिल कर ली है, सब कुछ दावे किए, और वो दावे हवा ऐसे होते हैं हम देखते हैं पाकिस्तान में। ये तजर्बागाह है, 70 साल से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तजर्बे हो रहे हैं सर, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। अगर जिम्मेदारान का तयन आज कर लिया जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की ड्यूटी है। सर वजाहत करेंगे इसमें कि उनकी जिम्मेदारी है कि वो तयन करें जिम्मेदारान का, और पिन पॉइंट करें। ये सिर्फ सियासतदानों पे डाल देना कि सियासतदान करेंगे, सारे काम सियासतदानों के करने के नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी के भी काम है। एक इतना बड़ा अमला जो 5.5 साल से बैठा हुआ है, 5.5 साल बाद उसने इलेक्शन करवाने हैं, और ये वो नताइज दे रहे हैं, ये रिजल्ट दे रहे हैं कि लाहौर जैसे शहर के अंदर
या इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर जहाँ पैदल आप इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाके जो रिजल्ट पहुंचा सकते हैं जी। तो वहाँ पे अब 18-18 घंटे बाद रिजल्ट आ रहा है। तो क्या है इसके मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, शुकूक व शुबहात पैदा होंगे। शुकूक व शुबहात तो क्या यकीन अगर नहीं कोई है भी- तो फिर इलेक्शन कमीशन साबित करे इस बात को कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, डिबेट हो रही है, ये सब गलत है और उन जिम्मेदारान के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। कराची जैसे शहर में, यानी इतना बड़ा शहर है कराची, वहाँ अभी तक रिजल्ट नहीं आए। हैरान कोई क्या हो बात गया? है ना कि क्यों वो नहीं आ रहा दूर दराज रिजल्ट? के क्या इलाके हुआ? तो नहीं है, कोई बर्फानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, कोई दूर देहात हैं जहाँ सवारी नहीं है। बात को और इजाफा कर दूं, ये कोई शायद बात में तस्लीम ना करे, मैं खुद देखा है, कमर साहब बेहतर बता सकते हैं। उम्मीदवार या उसका इलेक्शन एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास कंसोलिडेशन के वक्त तमाम प्रोसीडिंग्स को वॉच कर सकता है। am I correct सर? यस कर सकते। पूरा वॉच कर सकता है, लेकिन यहाँ का कुछ हलकों में रात 4-5 बजे के बाद इलेक्शन एजेंट्स को भी बाहर निकाल दिया कि उन्होंने कहा खुद ही काउंट करेंगे। एक मैं ये बता रहा हूँ सर, ये गलत बात हुई ना। गलत बात। डिस्प्ले स्क्रीन पे कर दिया गया एक रिजल्ट, अंदर स्क्रीन लगाई हुई थी, डिस्प्ले किया VRs ऑफ द डे, तो रिजल्ट उसके भी 4 घंटे बाद दिया। अगर आपके पास रिसीव हो गया रिजल्ट तो आप उसी वक्त तो डिले क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये साहब, कमर साहब से इसका लाजमी जवाब देंगे। मैं पहले इसका जवाब दे दूँ। जी। ठीक है। पहली बात यह है फाइनेंस कि ये जो मिनिस्टर बातें रहे। हैं ना कि जी हम किसी को आज़ाद उम्मीदवार 2 तरह के हैं। एक तो एक पार्टी के हमायत याफ्ता हैं जी। और दूसरे वाक़ई आज़ाद हैं जिनको टिकट नहीं मिला। वो जिनको टिकट नहीं मिला अपनी पार्टी की तरफ से, वो आज़ाद खड़े हो गए, वो कामयाब हो गए, वो तो आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत 3 दिन के अंदर अंदर अपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दें। जी। लेकिन जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो कि हमने किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करना, तो उन पर कोई दबाव नहीं पड़ सकता, वो आज़ाद रहेंगे, सही। तो उस पर कोई दबाव नहीं पड़ सकता। ये कह हमें राब्ते वो कर रहे हैं जिनको आपने टिकट नहीं दिया था, वो कामयाब हो गए और इसके बाद वो आप उनसे राब्ते क़याम करो, ठीक है, और राब्ते क़याम करेंगे, वो आप ही के लोग हैं। लेकिन जो हमायत याफ्ता लोग हैं वो आपसे राब्ता क़याम नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे हमारा क्या आपसे क्या ताल्लुक़ है। बिल्कुल। तो इसलिए ख्याल ठीक है पंजाब में उनकी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन जो असल नज़र ये आएगा कि बाकी जैसे हमारे दोस्त फरमा रहे हैं, इसमें कानून में तो बिल्कुल ही लिखा हुआ है कि जो आपने जो कंसोलिडेशन करना होता है रिज़ल्ट फॉर्म 47 पर, एक तो इस इलेक्शन एक्ट ने बड़ा फ्रॉड किया हमारे साथ। हमारा अच्छा भला हमारे पास था अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76, हमें वो आज पर याद था। अब इन्होंने एक नई कहानी सारी सब किताबें इकट्ठी करके एक इलेक्शन एक्ट, एक मिनट ऐसे ही फ्रॉड किया। उसके अंदर जो है फार्म जो है वो था, हमारे ज़माने में जो फार्म होता था ना, वो होता था 16-17, 15 होता था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास और 16-17 होता था रिटर्निंग ऑफिसर जो कंसोलिडेशन रिजल्ट बनाता था। और जो फार्म 16 होता था उसका अब नाम है 47। वो इतना बड़ा होता था यहाँ से लेकर वहाँ तक, अच्छा। उसमें सारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम आते हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के। तो उसमें वो बड़ी, उसमें 3 दिन उसके लिए बाधा उसका काम उसका कानून ये है कि जब वो 3 दिन के बाद नोटिस जारी करेगा रिटर्निंग ऑफिसर, तो वो उसका नुमाइंदा या इलेक्शन एजेंट वहाँ मौजूद होगा। उसकी मौजूदगी में आपने फार्म 47 तैयार करना होता है। नंबर 2, एक सबसे बड़ी बात ये हुई थी जब ये बेनज़ीर के साथ मुआहदा हुआ था NRO का, उस मुआहदे की NRO का सेक्शन 7 में लिखा गया था कि जब रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो 3 दिन के बाद जो तैयार करेगा फार्म, उसमें होता था 16 होता था, वो इमीडिएटली उसको उम्मीदवार के हवाले करेगा। उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया था NRO सेक्शन 7 के तहत, और उसको वेबसाइट पे लेके जाएगा इलेक्शन कमीशन। तो वो उस पर अमल दरामद हो रहा है। उसके ऊपर ये होगा कि वो लाजमी रिटर्निंग ऑफिसर ने उस कैंडिडेट को जो कामयाब हो गया है उसको देना है, रिज़ल्ट वहीं देना है अपने दफ्तर में। पहले इलेक्शन कमीशन देता था, वो वहीं देगा उसको। तो वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि अब नुमाइंदा बैठा होगा, अगर इलेक्शन एजेंट मौजूद नहीं है और वो उसने रिटर्निंग ऑफिसर ने वो कर दिया है, तो फिर उम्मीदवार का ये काम है जो कामयाब हो गया वो इलेक्शन कमीशन को राब्ता क़याम करे कि जनाब इसने हमें अपने अदालत में या कमरे में नहीं बैठा, इसने आप हमारी अदम मौजूदगी में रिजल्ट तैयार किया है, तो आप हमें इसको दिखाएं और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा दिलशाद साहब, एक सवाल है कि एक फॉर्म 46 है जो
अनयूज्ड वोटर वो बैलेट पेपर्स होते हैं, उसका उसमें हिसाब लिखा वो होता है। साथ है, यू राइट। इस पोलिंग स्टेशन पे 1000 बैलेट पेपर यूज हुए और 300 यूज ये नहीं सही हुए, कहते हैं आप। उसके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती कि जी ये अनयूज का भी तो पूछ लेना, 300 अनयूज थे तो वो अनयूज रहे कि नहीं रहे। मैं अर्ज कर ये बात बड़ी अहम बात आपने कह दी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी जजमेंट है। जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन को चैलेंज किया था 2013 का, तो एक जुडिशल कमीशन बैठा था। जी जी। तो जुडिशल कमीशन में ये जस्टिस रासुल मुल्क थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने फैसला लिखा था कि जो अनयूज्ड बैलेट पेपर है वो भी कॉपी दी जाए। ये फैसला सर, मैं लिखा आपकी था। बात थोड़ा साइड कर दूं। अभी भी जो इलेक्शन एक्ट है उसका जो सेक्शन 90 सब सेक्शन 12 है वो पाबंद करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि वो फॉर्म 46, 47 खुद तैयार करेगा, एजेंट्स की मौजूदगी में उनके दस्तखत लेगा, अपने दस्तखत करेगा, सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत और निशान अंगूठा लगवाएगा और दोनों फॉर्म हवाले करेगा। ये सब सेक्शन 13 है। ठीक है। हमारा जो पोलिंग स्टाफ है उन्हें कह दिया जाता है कि आप फॉर्म 45 दें, फॉर्म 46 ना दें। उस फॉर्म का नाम है बैलेट पेपर काउंट। उस बैलेट पेपर काउंट ने जब तक रिजल्ट के साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करना, ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। अभी कल भी कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 के साथ फॉर्म 46 देने को तैयार कलामी नहीं की था। माजरत, एक और हम सवाल भी उठता है। हम देख रहे हैं नैयर साहब, बहुत से ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि जीत अपने नाम कर चुके हैं और एक मखसूस सियासी जमात की कहीं ना कहीं नाम को यूज़ करते हुए उनको जीत मिल रही है। लेकिन आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि अगर कौमी असम्बली में कोई और जमात बरतरी हासिल कर लेती है जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो क्या ये आज़ाद उम्मीदवार अपनी उसी सियासी जमात के साथ रहेंगे या उनके साथ मर्ज हो जाएंगे, इल्हाक कर लेंगे? अगर किसी ने बेवफाई का इरादा कर लिया जी, कोई रोक नहीं सकता। तो पाकिस्तान में कोई रोक नहीं सकता। बिट्रेयल और ट्रेचरी जी हमारे इलेक्टेड लोगों के, नॉट विद एवरीबॉडी जी, बट विद सम ऑफ देम, ये नीड बेस्ड प्रोग्राम होता है कि कितने लोग चाहिए। 88 में पीपल्स पार्टी ने पंजाब से बहुत अच्छी पोजीशन ली। IGI जिसे प्रैक्टिकली मियां नवाज शरीफ लीड कर रहे थे एज CM पंजाब, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी लेकिन वो इंडिपेंडेंस को साथ मिलाने में कामयाब हो गए। यही हिस्ट्री रिपीट हुई 2018 में। 129 सीट्स PMLN ने जीती, 124 PTI ने जीती। लेकिन वही मैंने कहा था तारीख में लिखा जाएगा। फिर वो तीन दिन जब जहाज़ उड़ान भरता रहा, आज तो मेरा ख्याल वो क्रैश हो गया, ग्राउंड कर दिया गया। लेकिन जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो बेशुमार आज़ाद उम्मीदवार वो PTI में आ गए। उनकी वजह से प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स, विमेन एंड माइनॉरिटीज़, उसमें भी PTI का शेयर बढ़ा, जिसके नतीजे में वो PMLQ को साथ मिला के पंजाब में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए। इस वक्त रवायती आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। सब जानते हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार कौन है। ये पाकिस्तानी सियासत का कलमिया है कि आज भी जी आप मासूमाना सा सवाल है। बस सबको पता है ऐसी कौन सी मैं कह देता हूँ PTI के हमायत याफ्ता हैं। PTI के हमारे, मैंने तो रोज कहता रहा हूँ कि उनके पास सिंबल नहीं है, लेबल है। कोई जीतने वाले उम्मीदवार का पोस्टर दिखा दे जिस पे इमरान की तस्वीर ना हो। ये एक हकीकत है। हकायक को तस्लीम करने की अब कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, यही अवाम ने एक मैसेज दिया है कि अगर PMLN एक सियासी हकीकत है तो दूसरी सियासी जमात का अगर बानी एक कॉन्विक्ट भी है तो जमात को एक सियासी हैसियत के तौर पे तो तस्लीम करें। बिल्कुल। उसे सिंबल ना मिले फिर भी उसे एक सियासी जमात के तौर पे तो तस्लीम करें। अच्छा, उन इसी लोगों ने तरह की एक चीज़ सियासी अदनान जमात से वाबस्तगी का अदनान वोट साहब, लिया है। अगर- मैं थोड़ी सी आपको जी। वजाहत कर दूं। यही जो पाकिस्तान की रिवायती तकसीम है, दो जमाती, पीपल्स पार्टी ने सिंध में इम्प्रूव किया है, KP में उसी से आज़ाद उम्मीदवारों के ग्रुप ने इम्प्रूव किया। वही लोग माजी में जीते थे, कमोबेश वही ब्रीड अब जीत गई है। पंजाब के तमाम जो रूरल हलके हैं वही रिवायती तसादम है, वही मोइन भट्टू, वही मंजूर भट्टू, वही यूसर रज़ा गिलानी का ख़ानदान और वही कुरैशी का ख़ानदान, वही आमर तलाल और वही क़य्यूम जतोई। हमें
पूरे सियासी निज़ाम में नहीं साहब माजरत के जिम्मेदार साथ तबका गालिब नजर आ रहा है, मिडिल क्लास की नुमाइंदगी बहुत कम है। अदनान आदिल साहब, हम बात कर रहे थे आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, इसहाक डार साहब का भी बयान अभी सामने आया है। अब कौमी असेंबली में जो कि पीटीआई से जो मंसूब हैं आज़ाद उम्मीदवार, अगर वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी हैसियत फिर क्या होगी? ये तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में वो दोबारा चले गए हैं नजर सानी के लिए, उनका बहाल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन या शरानी साहब की पार्टी के साथ या किसी और हामिद रज़ा की पार्टी के साथ, तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो फिर आज़ाद ग्रुप के तौर पे रहें, फिर उनको शायद वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी, जो 60 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन की हैं और 10 माइनॉरिटीज़ की हैं, उसमें उनको शेयर नहीं मिल सकेगा। तो आप देखिए कि ये एक तरफा सा इलेक्शन हुआ, एक कंट्रोल्ड इलेक्शन था जिसमें एक सियासी जमात को बिल्कुल आउट कर दिया गया, उसके उम्मीदवारों को निशान नहीं दिया गया, उन्हें मज़हका खेज़ मुख्तलिफ निशानात दिए गए, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, आज़ाद हैसियत में भी पोस्टर फाड़ दिए गए, बैनर उतार दिए गए, उनको उनके ऑफिसेज सील कर दिए गए, उनके कारोबार बंद कर दिए गए, उनके घरों पे रेड की गई। इसके बावजूद और बहुत आम वर्कर्स ने इलेक्शन लड़ा, और वो भी इतनी, अगर हारे भी हैं तो 5-5, 10-10 हज़ार वोट से हारे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सियासी तब्दीली है कि पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है अपने आप को असर्ट कर रही है, अपने आप को मनवाना चाहती है कि इतने तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद उन्होंने बहुत भरपूर मुकाबला किया। जो ख़वातीन जेलों में हैं वो भी 5-5, 10-10 हज़ार, आलिया हमजा मलिक बहुत छोटे मार्जिन से 5,000 के मार्जिन से हारी हैं, जबकि उनकी कैंपेन भी नहीं थी। तो ये जो है एक सियासी हकीकत है, और पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, यहाँ पे इस्तेहकाम रहना है, तो तमाम जो सियासी जो कुव्वतें हैं उनकी अहमियत को तस्लीम किया जाना चाहिए, उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए, ताकि मुल्क जो है वो स्टेबल हो पॉलिटिकली, और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सके, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंवर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिस तरह से हम देखते हैं कहीं ना कहीं हमारे मुल्क पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, सियासी जमातों की भी अगर बात की जाए तो उनकी अनस्टेबिलिटी होने की वजह से माशी बहरान की तरफ भी हम जाते हैं। लेकिन सियासी जमातें आखिर कौन सी ऐसी कोई चीज़ हो जिससे ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का जो हर बार हमें सामना करना पड़ता है ये ओवरकम हो सकेगी? इसका सबसे बड़ा अहम जो आपका सवाल है उसको हमारे पैरों के सामने हम बैठे हुए हैं। हमारी अपनी राय ये है कि आप जब तक आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जमहूरी अंदाज में नहीं करने देंगे तो आपका यही सिलसिला चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है, मौरूसी सियासत चलती रहेगी। लेकिन इसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन करके लिए बड़ी तजावीज़ गई है। हमने यही तजवीज़ पेश की थी जब इसहाक डार साहब थे इंतखाबी इस्लाहत कमेटी के चेयरमैन और ज़ैद हामिद उसके मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हमने ये कहा था इसमें इलेक्शन कमीशन के मुबस्सर को बैठने का कानून में आप तरमीम कर लें और शामिल कर दें कि जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं तो इलेक्शन कमीशन का एक मुबस्सर मौजूद हो, तो वो सबको रिजल्ट देखेगा कि कैसे इंतखाबात वाक़या सेक्शन 209 के तहत हो रहे हैं। तब उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने जी हम तो इसमें शामिल, तो आप तो हमारी आज़ादी पे हमला कर दिया, आपने तो हमारी प्राइवेसी पे हमला कर दिया। तो हमने हमला तो नहीं किया, हमें तजवीज़ दी है। इंडिया में ऐसे ही होता है, इंडिया का जो जितने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो वो तो बाकायदा इलेक्शन कमीशन इंडिया का नुमाइंदा बैठा होता है अब उस पार्टी के अंदर, तो अब हमारे इलेक्शन कमीशन को बैठने की इजाज़त दी जाए तो बात नहीं माने। आप हैरान होंगे कि मैं इंडिया का मैं विज़िट किया मैंने तो 210 में, तो मैं अपने महाराज जो गांव है इंडिया का, तो मैं इत्फाक से वहाँ भी गया देखने के लिए, हमारे बाउदाद कहाँ रहते थे तो वो भी मैं देखने गया था। तो वहाँ अचानक गाड़ियाँ 15, 20, 25 गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, सारे आगे मैं क्या बात हो गई, कहने लगे जी इलेक्शन हो रहा है। तो भाई कौन सा इलेक्शन हो रहा है, अभी तो इलेक्शन हुआ कांग्रेस का बीजेपी का। कहते हैं जी हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहा है, तो हम गांव में हमारे पास इंतखाबी फरिश्ते, हम वोट का मांगने जा रहे हैं। तो वो मैं तो हैरान हो गया, इसी तरह जा रहे थे जैसे कि इलेक्शन होता है, और वो बाकायदा उन्होंने घर घर जाके अपना वोट मांग रहे थे। तो मैं गया तो खैर पता जब मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मेरे साथ तो गपशप में लग गए। तो मैं ये कह रहा था कि मैं क्या तरीक़ाकार कहता है सर, हमारा तो इसी तरह इलेक्शन होता है जैसे कि पार्टी का या अवान ज़रिए का इलेक्शन होता है, इसी तरह पार्टी का इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और मैं अपने गांव में खड़ा था तो वो उन्होंने वहीं अपने सब घर घर जाके कह रही ये लिस्ट है, राम हमें वोट देना, कल परसों हमारे इंतखाबात हो रहे हैं, आप वोट देना हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन को। इसी तरह मिलते खुशामदीद कर रहे थे जैसे आपके मुल्क के इंतखाबात, जैसे आम इंतखाबात में किए जाते हैं। अच्छा, चीज़ जो इंतखाबात में भी देखी गई है, हम हर इंतखाबात में देखते हैं कि जो मखसूस सियासी जमातें हैं
وہ اپنے ہی علاقوں سے کامیاب ہوئی ہیں. جیسے کہ ہم ہر بار دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب سے زیادہ کامیابی ملتی ہے, سندھ سے پیپلز پارٹی کو, اور کے پی سے ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو کامیابی مل رہی تھی. اس بار بھی وہی ٹرینڈ دیکھا گیا ہے, یعنی کہ ہم کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو ابھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وفاق کی علامت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ وفاق کی علامت کبھی پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی تھی اور وہی چاروں صوبوں میں جیتتی بھی تھی اور جلسے جلوس بھی کرتی تھی. اس مرتبہ بھی انہوں نے کیے ہیں ویسے, لیکن جو مسلم لیگ نواز ہے انہوں نے آپ کے سامنے بلوچستان اور سندھ میں کوئی ایک جلسہ بھی نہیں کیا. اب جو پاکستان تحریک انصاف ہے, بہرحال وہ ایک وفاق کی جماعت ہے, میں تو سمجھتا ہوں اسے, اور جو آزاد امیدوار جیتے ہیں آپ ان کی بیس پہ گئے, جو رزلٹس بتا رہے ہیں نظر آ رہی ہے. اور جس طرح نیئر صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے امپروو کیا سندھ کے اندر, بالکل اسی طرح جو 10 سال کی حکومت ہے کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی, وہاں پہ بھی امپروو کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پنجاب کے اندر بھی امپروو کیا, لاہور کے اندر بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی شکل میں امپروومنٹ آئی ہے. ناجی صاحب نے ان تمام معاملات کے درمیان ہمیں جوائن کر لیے جی, تو آپ کا بہت زیادہ انتظار بھی کہیں نہ کہیں ہم کر رہے تھے کہ آپ آئیں تو آپ سے بھی سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جا سکے. کیا کہیں گے, غیر ختمی غیر سرکاری نتائج کا نتیجہ تو آتا ہی جا رہا ہے, پر ہمیں ابھی تک آفیشیل نتائج سامنے نہیں آ سکے, تو آپ کو ابھی کیا لگ رہا ہے کہ کون سی جماعت ایسی ہے جو کہ اپنی جیت سامنے لے کر آ سکے گی؟ دیکھیں جی, اس میں جو سنگل لارجسٹ ونر اگر کوئی ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد امید, اب ہمارے جتنے بھی دوست خاص طور پہ پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس جو خوشیاں منا رہا ہے کہ وہ جیت گئے ہیں, وہ خوشیاں منانے میں بہت جلدی کر رہے ہیں, اور یہی ان کی تھرو آؤٹ پالیٹکس ہے کہ وہ بہت ایموشنل ہو کے رد عمل فوراً دیتے ہیں. اب ان کا تصور یہ ہے کہ ان کی سپورٹڈ, انہوں نے جس کو سپورٹ کیا جیتے وہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کا رول ختم ہو چکا ہے کل جب پولنگ ختم ہوئی. اب یہ آزاد امیدواروں کے ہاتھ میں بات چلی گئی ہے. بالکل. آزاد امیدوار جو ہوتا ہے یہ کسی پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں ہوتا. آزاد امیدوار پہ کس طرح کا کوئی آپ قانونی ڈسپلن نافذ نہیں کر سکتے, وہ بنیادی طور پر آزاد ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. آزاد امیدوار ہماری پوری تاریخ میں عام طور پر وہاں دیکھتا ہے, وہاں جاتا ہے جہاں سے اس کو بلیسنگ کہا جاتا ہے, سیاسی فوائد. یعنی جس طرح پیپل پیٹریوٹ اس کی ایک مثال ہے, جی وہ تو باقاعدہ توڑ لیا گیا. ہمارے یہاں تو جماعتیں توڑ دی جاتی ہیں. آزاد امیدواروں کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. 2018 میں کیا ہوا تھا, پی ٹی آئی نے جب گورنمنٹ بنائی تھی تو وہی لوگ آ کے اتحادی ملے تھے تو پھر حکومت بنی تھی نا. اتحادی پیچھے ہو گئے, حکومت گر گئی. اب آزاد یہ جس طرف جس کے ساتھ جائیں گے حکومت اس کی ہوگی. یعنی ناجی صاحب بھی کہا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں آزاد امیدواروں اس میں لطیفہ دیکھیں آپ, اس میں سب سے بڑا لطیفہ کہیے یا اس کو ایک یعنی گراؤنڈ پالیٹکس اور پاور پالیٹکس کا فرق کہیے, یہ جتنا ویزیبلی ہمارے ہاں دکھائی دے رہا ہے بہت دلچسپ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پڑھنے والا ووٹ قومی اسمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی طاقت ہوگا. یہی ہوں گے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو دیکھیں گے, جن کو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہا جائے گا ادھر جاؤ وہ ادھر جائیں گے, ادھر جاؤ وہ ادھر جائیں گے. ظاہر ہے یہی سب سے بڑی طاقت ہوگا. اچھا, اب آگے رہی بات کہ سنگل لارجسٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہے, اب اس پہ آ جائیں. تو سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی اب تک کے نتائج کے مطابق وہ نون لیگ ہے. جی ٹھیک ہے جی. پنجاب اسمبلی میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. تو اب سنگل لارجسٹ جو پولیٹیکل پارٹی ہے, اب اس کے پاس دو راستے ہیں. یا وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کے کولیشن گورنمنٹ وہ جس طرح کی ہے ماضی میں بنتی رہی ہیں اس طرف چل پڑے, ہم وہی دیکھ رہے ہیں, چل پڑے اس طرف چل پڑے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کوئی مضبوط حکومت نہیں ہوگی, یہ وہ چیز نہیں ہوگی کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کریں. شریف صاحب کی بات درست ہو گئی. یہ اس طرح کی چیز ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس تمام صورتحال سے بالکل علیحدہ کر لیں. دیکھیے اگین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی وہ کوئی بہت بڑی اکثریت ان کے پاس نہیں تھی, وہ اتحادیوں کے بل پہ کھڑی ہوئی تھی. بالکل. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب تک وہ ون پیج قائم رہا حکومت پوری طاقت سے کی انہوں نے, یعنی وہ کمزور حکومت کسی طرح نہیں تھی. اچھا, لیکن جب وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے انہوں نے اتحادی کھوئے اہم والے, تو وہ یعنی اہم والے اتحادی کھوئے, اس کا ریفلیکشن اسمبلی میں آ گیا. جب ریفلیکشن اسمبلی میں آیا حکومت گر گئی. اچھا, اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ این لیگ کی ہوگی, جی وہ جب تک اپنے جو آپ کہیے
जो अहम इत्तेहादी हैं, अगर जब तक वो ठीक रहेंगे तो हुकूमत उनकी बहुत मजबूत चलेगी। अगर वन पेज इनका कायम रहा, और जैसा कि लगता है कि अनअनाउंस्ड एक वजूद में आ चुका है, तो हुकूमत इनकी बड़ी मजबूत होगी। लेकिन तब तक होगी जब तक ज़ाहिर है कि मामलात हर क्वार्टर में ठीक होंगे, वरना इनको ज़ाहिर है कि ये बैसाखियों पे खड़े होंगे, कभी भी इनको वैसे हिलाया जा के बारे में तो मशहूर भी है, वो अपने इत्तेहादियों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। देखिए ये अब ये डिपेंड करता है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, लेकिन तजुर्बेकार बहरहाल वो हैं। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में उन्होंने इत्तेहादियों को तो खुश कर दिया, लेकिन नीचे झाड़ू फिर गया, काम ऐसे खराब है। हो गई। वोट बैंक में झाड़ू फिर गया। अच्छा, अब भी अगर वो, अब ये बहुत मुश्किल इम्तहान है कि वो एक तरफ से इतने आज़ाद उम्मीदवार, देखें ना, एक तो ये है कि वो अपने आप को अलहदा कर लें, अलहदा होकर बैठ जाएं, तो फिर ये तो मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी आज़ाद उम्मीदवारों का एक ग्रुप बने और वो हुकूमत फॉर्म कर लें, ये तो मुमकिन नहीं है। सही सही। अच्छा, लेकिन नादिर उससे साहब इंतशार में की इजाफा होगा। बात को लेकर आदिल साहब आगे बढ़ना चाहूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड ये है कि शायद PMLN ही आ जाएगी इक़्तिदार में, तो PPP को आप इस वक्त कहां पर देखते हैं? जिस तरह से हमने देखा कि NA 127 में भी बिलावल को सिर्फ 15,000 वोट पड़े, जबकि उनकी जानिब से पहले जलसों का भी आगाज कर दिया गया था, मंशूर भी सबसे पहले PPP ने पेश किया। तो क्या लगता है फ्यूचर में PPP किस जगह पर खड़ी है? पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी, वहाँ उनकी वाज़ेह अक्सरियत है, और सिंध की जमात रह गई है, अब वो इलाकाई जमात के तौर पर महदूद हो गई है। अब ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का अगर कोई इत्तेहाद हो जाए जी, तो एक अच्छी हुकूमत, मखलूत हुकूमत, जिसे आप कह सकते हैं ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बन सकती है, और उसको अगर मुक़तदरा की हिमायत भी हासिल रहेगी तो फिर वो ज़्यादा अच्छी तरह मजबूती से हुकूमत कायम रहेगी। लेकिन अगर बिलावल जैसे दावे करते रहें कि मैं अब नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करूँगा, अपोजिशन लीडर बनूँगा, तो फिर मुश्किल पेश आएगी, फिर नून लीग को और बहुत छोटी छोटी जमातों के मिन्नत अल्लाह। चले बहरहाल ये तो जब हुकूमत बनेगी हम तो देखेंगे कुछ आए सामने, नैयर साहब माजरत कुछ नताइज आए हैं सामने, हमने वो भी लाजमी शेयर करने हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नैयर साहब, मौजूदा सूरत हाल में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं, खुसूसन अगर KP की बात करें, वहाँ पर तो हैं ही आज़ाद। 3 से 4 सीटें अभी तक जिनके मुकम्मल नताइज सामने आए हैं वो PMLN के हिस्से में आई हैं। इवन कि अब फेडरल में, विफाक में भी जो है वो आज़ाद बड़ी है तादाद में सामने आ रहा है। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। कुछ लोगों की असेसमेंट थी कि शायद पंजाब में नेशनल असेंबली लेवल पे भी PMLN स्वीप करेगी। PMLN के टिकट होल्डर्स ने पंजाब में स्वीप नहीं किया, लाहौर में भी वो चंद अहम सीटें हार गए। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहां लास्ट टाइम उनका रिज़ल्ट अच्छा था PMLN का, वहाँ भी वो रिज़ल्ट डिस्टर्ब हुआ है, शेखुपुरा में, कसूर में, उकाड़ा में, साहिवाल में। अब PMLN अगर लेट्स अज्यूम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के भी उभरती है, तो इंडिपेंडेंट्स का ग्रुप अगर इकट्ठा रहता है, इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिर दूसरी बड़ी जमात, तीसरी जो है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और इस आज़ाद ग्रुप को मैं एक लम्हे के लिए मान लेता हूं कि एक आज़ाद लोगों का एक ग्रुप है, बाकी जो जमातें हैं जो मुमकिन तौर पर PMLN की इत्तेहादी हो सकती थी, उनका जो नंबर आ रहा है शायद उनके लिए उतना फ्रस्ट्रेटिंग ना हो जितना मियाँ साहब के लिए हो सकता है। बिलखुसूस JUIF, फजलुर रहमान साहब DI खान में अपनी सीट हार गए हैं। उन्हें कोई खातर खा कामयाबी नहीं लगता, नहीं कि वो 5 का फिगर भी टच करें। महमूद अचकज़ई जीत गए हैं, वो इनके, लेकिन 20 उनकी तादाद 20 से ज़्यादा नहीं होगी। कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाती उम्रा रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर वो अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। हमने देखा कि कल नून लीग के लीडर्स की जानिब से किसी किस्म की तकरीर नहीं की गई, बयानात नहीं आए, लेकिन चंद घंटों पहले से ही बयानात आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जबकि इसहाक डार ने भी ये कहा कि एक मजबूत जमात उभर कर नून लीग सामने आई है। जो हैं वो इस पर मुशावरत भी करेंगे और उसके बाद आगे का लाहेमल जो है वो तय करेंगे। नाजिर साहब, ये मुलाकात आइंदा की मुशावरत के लिए होगी डेफिनेटली। मुमकिन तौर पर अब PMLN की जानिब से आगे का लाहेमल जो है वो तय किया जाएगा। इत्तेहादी दीगर जमातों के साथ मिलेंगे या जो आज़ादों को शामिल करने की कोशिश करेंगे? इसहाक डार साहब ने भी इस हवाले से बात की थी। देखिए, पार्टी जो पॉलिसी, उनका जो डिसीजन है वो तो सामने आ गया। मरियम नवाज ने ना सिर्फ ये कि बल्कि उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया कि वो इफ्तिताई जो विक्ट्री स्पीच है वो आज मियां नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच दे देंगे। जी हाँ। जी। तो ये तो आपको एक बात तो वहाँ से वाजे होकर सामने आ गई।
अच्छा, इसहाक डार साहब ने भी ऐलान कर दिया कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, यानी उनकी पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। अब आप शहबाज शरीफ साहब का जो वहाँ पे जाना है, ज़ाहिर है कि मुमकिन है उनका वहाँ जाना, उस विक्ट्री स्पीच में कुछ अपने पॉइंट्स, ज़ाहिर है कि वो मुशावरत तो होती है। उसके अलावा ये है कि जो राब्ते उनके जहाँ जहाँ भी हैं, ज़ाहिर है कुछ वो अपडेट्स वगैरह भी वो देने जाएंगे। तो जहाँ तक अब यानी ये फ़ैसला कि क्या PMLN ख़ुद को इस तमाम एक्सरसाइज से अलग करके बैठेगी या वो हुकूमत में जाएगी, ये तो कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो गया। यानी उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम हुकूमत भी बनाने जा रहे हैं, हम विक्ट्री स्पीच भी देने जा रहे हैं। लेकिन स्प्लिट मैंडेट है ना फिर वो तो है, उसमें कोई शक नहीं है, वो तो है। इसका मतलब ये है कि जो ताकत है वो आज़ाद उम्मीदवारों के उस पूरे ग्रुप के पास है। अच्छा, ये जो हम कहते हैं ना कि आज़ाद उम्मीदवार का जो ग्रुप है, इसको प्लीज़ मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा कि इसको समझें। जो पार्टी डिसिप्लिन जब मौजूद था, और यानी एक उस वक्त भी फ्लोर क्रॉसिंग हमने बड़ी भुगती है, हमने लोटों का तमाशा एक पूरी दहाई हमने देखा है। पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ का एक मुकाबला मरकज और पंजाब में, उसके नतीजे क्या निकलते हैं हम उससे खूब वाकिफ हैं। ये पार्टी डिसिप्लिन यानी पार्टी के टिकट पे जीतने वाले फ्लोर क्रॉसिंग कर जाया करते थे, जिसके लिए बाकायदा तरमीम कवानीन में करनी पड़ी कि उसको फिर वो बनाया गया। जब पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए तमाम लोगों पर काबू पाना मुमकिन नहीं होता, उसके बावजूद पैट्रियट पीपल्स पार्टी निकल आती है, तो आज़ाद उम्मीदवारों का जो इतना बड़ा ग्रुप है, ये तसव्वुर कर लेना कि ये एक किसी डायरेक्शन पे चल पड़ेगा सारे, ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। हमारे यहाँ बलूचिस्तान मिसाल के तौर पे आबादी के लिहाज से बड़ा छोटा सा सूबा है, लेकिन ये हमारे यहाँ हकीकत रही है ना कि एक रुकन असेंबली वजीर था। सर सारे नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट लिया है, वो तो कोशिश करेंगे ना कि हम अपनी जो सिंसेरिटी है वो वहीं पर रखें जहाँ का वोट हमने लिया है। ये अवाम में दोबारा नहीं जाना उन्होंने। नहीं, अवाम का मसला वो 5 साल के बाद या 4-5 साल के बाद है। अवाम का जो काम था वो कल खत्म हो गया। अब ये आज़ाद उम्मीदवार ने तय करना है तो उसने कहाँ जाना है, वो किसी पार्टी डिसिप्लिन का मातहत नहीं है। अच्छा, जो आपने बात की है, ये अखलाकी किरदार या ये बुलंद अखलाकी असूल, पावर गेम में इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि यकीनन कुछ इतने अखलाकी तौर पर किरदार के ऐसे लोग होंगे जो लोटा बनना पसंद नहीं करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने फीसद होंगे? सोसाइटी देखिए हमारी क्या है, पावर गेम देखिए क्या होती है। मैं बहुत ही बड़ा मार्जिन चैलेंज ये आपको देते हैं कि हम बहुत ही अखलाकी बुलंदी का शिकार मुआशरा है और हमारा वो एक रिफ्लेक्शन जो है हमारे सियासतदानों में नजर आता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, 50% जो अपनी यानी पार्टी के साथ खड़े होंगे, तो बाकी 50 तो रह जाएंगे ना। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन नाजिर साहब क्या ये मुमकिन हो सकता है? हम तो ये कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को वो साथ मिला लेंगे, लेकिन क्या हम दोबारा से पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद देख सकते हैं वर्सेस आज़ाद उम्मीदवार? नहीं, मेरा नहीं। आई डोंट नो। देखिए, ये एक पुराना फार्मूला वैसे जेर बहस आया था, जिस फार्मूले में ये था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इस हद तक इत्तेहाद कर सकते हैं। आपको याद होगा, हम सब ने ये फार्मूला सुना हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो आसिफ ज़रदारी को बना दिया जाएगा जो है और नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म हो जाएंगे। इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग की बात हम पहले, ये फार्मूला डिस्कस हो चुका हुआ है। मुमकिन है कि टेबल से ये दोबारा निकल आए। अब ये जब तक हतमी नताइज असल में नहीं आते ना, जब तक हतमी नताइज ऑफिशियली हमारे सामने नहीं आते, तब तक ये हवाई हम कुछ बातें कर रहे हैं। जिस तरह से हम ये बातें कर रहे हैं, ये जो प्लेयर्स हैं, एक्चुअल प्लेयर्स, हम तो बेसिकली कमेंटेटर्स हैं जी, खिलाड़ी खेल रहे हैं, हम कमेंट्री कर रहे हैं। ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं इस वक्त, ये नतायज जो डिले हो रहे हैं, वो खेल तो जारी है ना। हमारी डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है। अदनान साहब, एक बहुत अहम हल्का जहांगीर तरीन का NA 155, यहाँ से सिद्दीक बलोच ने कामयाबी समेट ली है। जहांगीर तरीन तो बड़े दावे कर रहे थे और जिस तरह से वो वापस आए थे अहल होने के बाद वापस, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जहांगीर तरीन यहाँ से शिकस्त, हालांकि ये वो हल्का है जो खुद जहांगीर तरीन ने अपने लिए चुना था। जी बिल्कुल तवक्को की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान में ये रुझान रहा है वोटर्स का कि जो लोग लोटे हो जाते हैं या जो अपनी पेरेंट पार्टी को छोड़ देते हैं, लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। वो समझते हैं कि इसने बेवफाई की है। तो जहांगीर तरीन ने चूँकि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया था, फिर अपनी पार्टी बनाई, तो इस वजह से उनकी आवाम में नामकबूलियत थी। और वैसे भी वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, लेकिन ये कि आवाम में उस तरह से उनका राब्ता तो नहीं होता जिस तरह के जो ग्रास रूट पे रहने वाले लोग हैं। आपको याद होगा कि अली तरीन ने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी हासिल थी, उसके बावजूद वो भी कामयाब नहीं हो सके, वो भी हार गए। लोग जो है ना वहाँ पर, जो ख़ासतौर पे ये दही इलाका है,
اور زیادہ اس میں دیہی علاقہ آتا ہے. وہاں پہ لوگ اس بات کو آفر کی تھی انہیں کہ آپ ملتان کا حلقہ لے لیں, وہاں سے آپ کنٹیسٹ, وہاں بھی ہار گئے, دونوں جگہ سے ہار گئے وہاں پر, لیکن یہ ان کا اپنا پسندیدہ حلقہ تھا لودھرا سے, اپنا رہائشی علاقہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہارنا اس کی وجہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, عوام سے رابطے میں رہتے ہیں, مرنے جینے میں شریک ہوتے ہیں, ڈیرے داری کرتے ہیں, ان کے روزمرہ مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد دیتے ہیں, جیسے صدیق بلوچ ہیں, گراس روٹ لیول پہ ان کی پینیٹریشن ہے, ان کی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے. ابھی ایک میں آپ کو بتاؤں اہم, آپ نے رزلٹ سنایا کرم سے, مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار جیت گئے, انہوں نے کامیابی, اس کا مطلب ہے نیشنل اسمبلی میں مجلس وحدت المسلمین ان کا ایک ممبر آ گیا, ایک سے پارلیمانی پارٹی وہ بن گئی ہے, پارلیمانی پارٹی بن گئی. تو اب اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس کو جوائن کر لیں تو وہ ایک بڑا گروپ بن سکتا ہے, گروپ بن سکتا ہے. ہم نے دیکھا تھا اس کے سربراہ راجہ ناصر عباس کی ملاقات بھی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی سے. میں آپ کی طرف آؤں گی سر, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نتائج جو ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں. اگر آئی پی پی کی بات کریں تو جو آئی پی پی کے 3 مین امیدوار تھے, جن میں اون چودھری ہیں, علیم خان ہیں, وہ کامیاب ہو گئے ہیں. وہ ان کی کامیابی میں ان کی جماعت کا یا ان کے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائنینشیل فیسلٹی کا کوئی بہت بڑا کردار ہے. لاہور میں جو ٹرینڈ ہے وہ بائی اینڈ لارج ان فیور آف پی ایم ایل این ہے, اور انہی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. یہ پی ایم ایل این کا ووٹ ہے, نہ یہ اون چودھری کا ووٹ ہے, نہ یہ علیم خان کا ووٹ ہے, نہ یہ کسی اور جماعت کا ووٹ ہے. پی ٹی آئی سکیز ہوئی ہے اپنی پہلے ہی پوزیشن میں جس پہ تھی شہر میں نمبر آف سیٹس کے اعتبار سے, کہ وہ سیٹ خود ہی راجہ صاحب نے, جو پی ٹی آئی کی مضبوط ترین سیٹ تھی, مضبوط ترین حلقہ ضائع ہوا ہے. حماد اظہر تو چانس پہ جیتے تھے بڑی مشکل سے, اور 13 میں ہار کے جیتے تھے. یہ وہ سیٹ جہاں سے شفقت 2 بار جیتے تھے. محفوظ ترین پی ٹی آئی حلقہ پی ٹی آئی نے ہار دیا ہے, اور ایک کمزور حلقہ جیتا ہے جو روحیل اصغر کا صاحب تھا. وہ ایک ان کی کامیابی ہے. روحیل اصغر روایتی طور پہ مضبوط امیدوار ہے. جو بات میں کرنا چاہتا تھا, بڑے سیاستدان ان کی ذات کے ساتھ, احترام کے ساتھ, لیکن جس جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں میاں صاحب کی قیادت کو للکارا تھا, آج نتائج کے اعلان کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب سے مکمل رخصت ہوتی نظر ہوتی آ رہی ہے. انہوں نے بہت زیادہ کچھ, ایک میں سمجھتا نہیں تھا کہ ایک نیشنل لیڈر کو اس لیول پہ آ کے دوسرے نیشنل لیڈر کے بارے میں یہ طرز تخاطب اختیار کرنا چاہیے تھا, وہ بھی انہوں نے کیا. لیکن کمال ہے کہ میاں صاحب نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا. جتنا میاں صاحب نے انہیں ان نوٹس چھوڑا, اتنا انہوں نے ثابت کیا کہ اگر میں آپ کا ذکر کروں گا, میں آپ کی بات کا نوٹس لوں گا, تو میں آپ کو اپنے برابر لے آؤں گا. انہوں نے وہیں رہنے دیا. آج آپ خانے وال کا رزلٹ دیکھیے, آج آپ رحیم یار خان کا رزلٹ دیکھیے, جہاں سے پیپلز پارٹی کو امیدیں تھی, ندیم افضل چین کا رزلٹ دیکھیے, اور پی ایم ایل این کی حیران کن پرفارمنس پنڈی ڈویژن میں نظر آ رہی ہے. مزید بھی کرتے ہیں بات. قمر دلشاد صاحب, اکارڈنگ ٹو رولز 3 دن کا وقت ہوتا ہے آزاد امیدواروں کے پاس, وہ کسی پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کر لیں. اگر اپنی آزاد حیثیت وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں گروپ کی شکل میں, تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ کیا اسی طرح سے وہ ایگزسٹ کر پائیں گے اسمبلی میں؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ دراصل مینڈیٹری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 میں لکھا ہوا ہے, اور آرٹیکل 6 میں ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر اپنی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ظاہر کرنی ہے آزاد امیدواروں. اگر وہ نہ کرنا چاہیں تو ان پر کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر نہیں رہے, وہ تو نہیں ہو سکتا. اور ٹھیک ہے, اپنا آزاد گروپ بنا کے بیٹھ جائیں گے. تو وہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بغیر کسی حمایت یافتہ پارٹی آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں, تو وہ اپنی پارٹی جوائن کر لیں گے. لیکن جو ایک خاص مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت یافتہ سے وہ ممبر بنے ہیں قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے, تو وہ اس آئین کی آرٹیکل 51 اور 106 کے پابند نہیں ہیں. وہ اپنا ایک آزاد گروپ بنائیں گے. کسی بھی ہاؤس میں یہ موجود ہوں, اپنا لیڈر آف دا ہاؤس بھی چن سکتے ہیں اگر انہیں موقع ملے. اگر یہ اگر اچھی خاصی میجارٹی حاصل کر لیں تو اپنا لیڈر آف دی ہاؤس کیا وہ اسپیکر بھی ان کا منتخب کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا نا کہ ہمیں آزاد امیدوار جو ہیں وہ کتنی کامیاب ہے. جیسے بتائیں گے نیازی صاحب کہ یہ مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں حاصل کی ہیں. جب تک یہ مکمل نتیجہ آفس سے سامنے نہیں آتا کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہیں, وہ اچھا, ممکنہ طور پر کتنی نشستیں جو ہیں جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے پنجاب کے نشستوں کا اور پی ایم ایل این کا, کامیاب ہوئے ہیں کچھ تو اندازہ ہوگا. جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے نا, اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مطلوبہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے پی ایم ایل این کو ایک گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے. کتنے بندے بنے ان کے؟
कौमी असम्बली में कितने मेंबर अभी होंगे? तक जो है वो एग्जैक्ट फिगर तो सामने नहीं आया, हम बात नहीं करना चाहते 35 लेकिन अभी एक तक बात नहीं ये आ है रहा है। नहीं, कौमी ऐसे असम्बली का कितने फिगर जो है मेरे ख्याल 50 आ रहे हैं से आजाद उम्मीदवार। नहीं, वो कौमी असम्बली का मेरे ख्याल से वो फिगर इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है जो कि हम देख रहे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार 50 हैं, PMLN के 59 हैं। पंजाब PMLN में एक बात कह देता हूँ इशारतन, PMLN अपनी डिक्लेयर्ड काउंट के करीब करीब जा रही है पंजाब। 90 ठीक या है, अगर वो ले जाते हैं सिंगल मेजॉरिटी तो फिर तो अपना मैंने हुकूमत बना कहा सकते हैं। डिक्लेयर्ड काउंट के करीब करीब जा रही है। आप ये देखिए कि इसमें कमाल ये है कि कमाल का इलेक्शन था ये। इसमें एक तरफ जो है वो पीटीआई का जो भगड़े वो डाल रहे हैं वो भी खुश हैं, जी हाँ, गवर्नमेंट फिर नवाज शरीफ बनाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही है, ऐलान कर दिया ना। पंजाब में भी हुकूमत जो है नून लीग बनाएगी। भगड़े वोट डाल रहे हैं ये दोनों। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने साबित कर लिया कि वो अवाम और मकदरा दोनों जगह यकसा मकबूलियत रखते हैं। वो बड़ी उनका तो क्लियर यही है कि सिंध के अपना आप नुमाइंदे कैसे बन के बचा आए, पाते हैं। वो सिंध के बड़े यानी क्लियर। मौलाना फजलुर रहमान पर शिकवा करेंगे कि मेरा क्या कसूर था। सब खुश है। नहीं वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं, डेफिनेटली वो भी मैं एक बात कर दूं, फजलुर रहमान साहब भी माशाल्लाह बहुत बड़े सियासतदान हैं और बहुत बड़े सियासतदान के बेटे हैं। इंसान को अपनी ख्वाहिशात अपनी सियासी हैसियत के ताबे रखनी चाहिए। बिलावल साहब भी जो बात कर रहे थे, अपनी सियासी ख्वाहिशात रखना बजा है, लेकिन अपनी सियासी कुव्वत को भी तो पेश नज़र रखिए कि जिस सूबे में आप सबसे बड़ी क़यादत को ललकार रहे हैं और हर जगह जाके एक मैं दोबारा बात रिपीट हो रही है कि आप ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे पंजाब में मुकाबला ही सिर्फ आपका और PML नवाज़ का, और PML नवाज़ कहीं भी नहीं है और आप हर जगह हैं, और नताज वही है जो हमने पहले भी कई बार शोज़ में कहे थे कि ये अपने 2018 के रिज़ल्ट देखें, इनके जो उम्मीदवार थे उनका इंतखाबी नतीजा TLP के साथ तो कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन 2018 का PTI या PMLN के साथ तो कंपेरेबल ही नहीं है। कंपेयर नहीं जो हो 10 सकता, सीटें ठीक है। जीती थी, अच्छा, आज देखें नदीम अफजल चंद की शिकस्त जी शिकस्त, हाँ वो और रहीम यार खान से निशस्तों का आना, जो नाम आ रहे हैं मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, उनके बड़ों का, ना हारने वाले लोग हार रहे हैं, बहुत से अपसेट्स देखने या को आ रहे आज़ाद हैं। हैं या PMLN है। अच्छा कवर पीपल्स पार्टी साउथ में नजर नहीं आ रही गिलानी खानदान के अलावा। बिल्कुल सर, कवर दिलशाद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से हमने देखा कि रात को नताइज आने का सिलसिला रुक गया, उसके बाद इस चीज़ को ऑन भी किया गया कि EMS में कुछ खराबियां थी और कुछ इसलिए सिस्टम बैठ गया या तातुल से नताइज आए। अब इसके बाद जो पार्टियां उस तरह से सक्सेस हासिल नहीं कर सकी, तो एक एलिमेंट तो होगा ना कि इंतखाबात शफाफ नहीं है, वही दोबारा से चीज़ें होंगी जो साइकिल में घूम रही हैं। 2018 के बाद जो हुआ, 2013 के बाद हुआ। नहीं, जो हम जो नज़र आ रहा है ना हमें, जब ये गैर हतमी तो सबके सामने नतीजा आ ही रहा है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से हतमी रिज़ल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, उस वक्त पता चलेगा कि मुस्लिम लीग ऐन की कौमी असम्बली में कितनी मेजॉरिटी, कितनी सिंगल मेजॉरिटी बनी है। अगर वो 170 के लगभग कौमी असम्बली में अपने लीडर ऑफ द हाउस से इंतखाब करिए जमा नहीं कर सके, इकट्ठे नहीं कर सके, तो फिर एक आइनी कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा। उसके लाजमी है कि 169 जो हो गए वो लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करेंगे। अब लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि मुमकिन है, देखो जी बिलावल की तो ठीक है, उसका कि बचगाना भी बातें करते रहते बकौल आसिफ अल जरदारी के। अब अगर वो आसिफ अल जरदारी साहब की जो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, जिसकी वो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, अगर वो डिसाइड करें कि जी हमने नवाज शरीफ को साथ देना है और हमने नवाज शरीफ को लीडर ऑफ द हाउस बनाना है, तो कर लेंगे, उसके बारे में बारगेनिंग कर सकते हैं, हो गई हमें कौमी असम्बली का स्पीकरशिप दे दें, तो स्पीकरशिप भी इनको मिल सकती है। लेकिन वो डिमांड करें कि मैं पाकिस्तान का सदर ममलकत बन जाऊँ, तो सदर ममलकत के बारे में वो देखें वो कितनी बड़ी बारगेनिंग करते। आप बिलावल जरदारी को तो एक तरफ कर देंगे, वो कहेंगे बच्चा था बातें आपके खिलाफ करता रहा, कोई नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो पार्टी के चेयरमैन वो हैं। और एक और बड़ी अहम बात है कि अभी किसी मीडिया में नहीं आया, बिलावल जरदारी की जो मेंबरशिप है पार्टी के अंदर वो चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने ये कहा कि वो तो मंडे को इसकी समाअत हो रही है कि दो पार्टीज के जो है दो पार्टी के एक पार्लियामेंटेरियन दो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर नहीं हो यस, वो चैलेंज हो गया, मेंबरशिप और टिकट और पार्टी का बेंच भी बैठ गया है। तो वो फैसला करेगा कि बिलावल ने तो पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन से भी लिया और पाकिस्तान पीपल पार्टी, तो आप दोनों पार्टी में किसके खड़े हो गए हैं, तो वही बड़ा एक अहम फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का। तो ये तो असल तो जरदारी साहब जाएंगे मुस्लिम लीग एन के साथ। जरदारी विल बी कॉलिंग द शॉट्स, बिलावल साहब बैठ ले जाएंगे। डिसीजन मेकिंग पहले भी जरदारी साहब के पास थी, और आने वाले दिनों में भी जरदारी साहब मिलकर हुकूमत जो जिम्मेदारा ग्रुपिंग उन्होंने सिंध के लैंडलॉर्ड्स को या वडेरा शाही को
अपने साथ मिलाया है, अपनी ग्रिप में रखा है। आज आप कैजुअलिटीज तो देखें ना। अदनान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल हमें बनती नज़र आ रही है, पंजाब ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाएगी, खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो अब वो गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। व्हाट अबाउट फेडरेशन? वहाँ पर हमें स्प्लिट मैंडेट पीडीएम का ही एक मॉडल नज़र आएगा? जी, लग तो ऐसा ही रहा है कि अगर 85, 90 या 95 सीटें भी अगर नून लीग जीत ले तो भी उनके पास 40 के करीब उसका गैप रहेगा, और उसको कमी को पूरा करने के लिए कुछ वो छोटी जमातों से, एमक्यूएम से और जमातों से, लेकिन फिर भी वो गैप पूरा नहीं होता। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के साथ कुछ ना कुछ उनको डील करनी पड़ेगी। तो अदनान आदिल साहब कंटिन्यू कीजिए जो आप बात कर रहे थे। जी, यही लग रहा है कि मखलूत हुकूमत बनेगी और नून लीग को भी छोटी जमातों के साथ मिलकर भी शायद इतना अच्छा कोलिशन ना बन सके, या तो कोई जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता जीते हैं उनका कोई बड़ा धड़ा टूट जाए और वो अलग से ग्रुप बना लें और वो सपोर्ट करें, या ये है कि पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो, वर्किंग रिलेशनशिप हो। ठीक है, ये तो होता है बाज़ औक़ात। लेकिन अनीक नाजिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और यही सवाल पुट करूंगी कि अगर हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि उन्हें मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए, उन्हें पूरा मैंडेट चाहिए, और वो माजी की अगर बात करें तो साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन पर भी यही तनकीद होती थी कि उन्हें मखलूत सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। तो डू यू थिंक कि मियां साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और मखलूत हुकूमत बनाएंगे? जी, मुझे लगता है क्योंकि वो पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया ना। मरीम नवाज ने जब ये कह दिया कि वो विक्ट्री स्पीच करने जा रहे हैं तो उसके बाद डिसीजन ले लिया गया। अच्छा, मैं आपको दूसरी एक बात बता दूं, एक होते हैं आइडियल्स, एक होती है रियलिटी। मियां नवाज शरीफ ने जो कल बात की उन्हें वही करनी चाहिए थी, क्योंकि वोटिंग का सिलसिला अभी जारी था। हर उम्मीदवार जो है वो होपफुल होता है कि उसको क्लियर मेजॉरिटी मिले, हर पार्टी का कायद यही कहेगा जो उन्होंने कहा एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एक रिजल्ट नहीं आया तो जो आया, अब आपको उसके अंदर सियासत नाम ही इसी का है कि आप पॉसिबिलिटीज के अंदर से ही अपना रास्ता निकालना है ना, तो वो निकालेंगे। अब ये जो ख्याल है, अब आइडियलिज्म तो ये है कि सेंटीमेंटल अप्रोच, वो इनकलाबी अप्रोच, वो ये होगी कि ठीक है जी हम पीछे उठ के बैठ जाते हैं, आप संभाल लें, फिर मतलब है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसका नतीजा जो निकलेगा वो इंतशार के अलावा कुछ निकलेगा। उसमें हुकूमतें बन रही होंगी, टूट रही होंगी, फिर दोबारा इलेक्शन हो, कब हो, कौन करवाएगा, फिर कोई और, यानी कुछ भी हो सकता है। फिर हम तो कंप्लीट इंतशार में चले जाएंगे, क्या उसमें चले जाएंगे। और ऐसे में तो एक मुदब्बर आदमी, तौर पर ज्यादा सफर करेगा, एक मुदब्बर आदमी, एक सीजनड आदमी, एक प्लीज डोंट फॉरगेट कि ही इज द मोस्ट सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ऑफ द पावर कॉरिडोर्स इन एंटायर सब कॉन्टिनेंट। भारत में भी इतना सीनियर कोई पावर कॉरिडोर में इस वक्त मौजूद नहीं है, उसके साथ के खेलने वाले बहुत कम लोग रह गए। तो वो एक मुदब्बर आदमी है, उनको ये पता है कि इस वक्त मैं अगर अलहदा होकर बैठा तो ये इंतशार में चला जाएगा। तो अब इस वक्त जो अवेलेबल है चॉइस वो ये है कि आप 4 लोगों को साथ मिलाएं और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करें। देखिए उनकी जो पॉपुलैरिटी है, मरियम नवाज की जो कमाई थी ना लोगों में, जो उसकी सियासी कमाई थी, यानी उसकी जितनी स्ट्रगल थी वो, यानी पीटीआई के दौर में पंजाब में और वफाक में, वो जितनी भी वोटों की कमाई थी वो शहबाज शरीफ साहब के 16 महीने में वो यानी तकरीबन उड़ गई। वो तो खुद मानते हैं ना कि सियासी कीमत हमने दी, बहुत नुकसान पहुंचा है। अब इस हकीकत पसंदी को आप सामने रखें कि ये जितनी सीटें लेने में काम, 2018 के इलेक्शन में भी जितनी भी सीटें इनको मिली उसकी वजह यह थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस आके जेल में, वरना ये इतनी स्ट्रांग पोजीशन में 2018 में भी ना होती। अब भी ये जो यानी शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत के बाद जो बचा कुचा इसको इकट्ठा करना, पार्टी को जिंदा करना, इस एनवायरनमेंट में जो हॉस्टिलिटी थी उसमें रास्ते बनाना, और जितना ये पॉसिबल ये जो नजर आ रही है ये भी इन 2 शख्सियात का ही वोट बैंक है जो इन्होंने ये पॉसिबल कर लिया। अब अगर ये जज्बात में आके सेंटिमेंटल हो जाएंगे तो इनकी अपनी पार्टी भी मजीद इंतशार की तरफ चली जाएगी। तो इस वक्त ये मौका नहीं है, ये लड़ रहे हैं, 2018 से लड़ भी रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, लूज भी कर रहे हैं। मतलब पॉलिटिकली विन किया, वो 16 महीने की हुकूमत में लूज कर दिया, और जब मार खाते रहे तो पॉलिटिकल विन करते रहे, बट वैसे यानी सर पंजाब की वज़ारत इनका वक्त ये, इनके पास ये एनर्जी या ये स्ट्रेंथ नहीं है कि ये एक नई लड़ाई में कूद जाए। अब इनको हुकूमत बनाकर अपनी पार्टी की तरफ तवज्जो करनी है, गवर्नर की तरफ तवज्जो करनी है, गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो करनी है, और उसके बाद अपने आइंदा इलेक्शन के लिए अच्छा, जैसा कि नाजिर साहब आपने मरियम नवाज का जिक्र किया कि वो उन्होंने कहा है कि मियां साहब जल्द ही विनिंग स्पीच करने लगे हैं,
تو مریم نواز کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ اپنی دونوں سیٹس جیت چکی ہیں، وفاق میں جائیں گے یا پھر وہ پنجاب میں کسی بھی وزارت کا حصہ ہوگی یا پھر وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو ایبسولوٹلی کلیئر ہوں فرام ڈے ون کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی. اچھا، میں فرام ڈے ون یہی میں گزارش کر رہا ہوں. لیکن پنجاب میں اب شاید والی بات ہے، مجھے ہلکا سا شک اس بات پہ ہے کہ مرکز میں کوئی مفاہمت پنجاب کی قیمت پر نہ کرنی پڑے. ممکن ہے کہ مرکز میں حمایت کی شرط اگر پنجاب کی آ گئی تو اس صورت میں اگر انہیں قربانی دینی پڑی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن پی ایم ایل این کی امیدوار مریم نواز ہی ہے. نون اور شین نہیں یہ شین بالکل گروپ ہے، وہ کیا ان کو کیا ذمہ داریاں دی جائیں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. نون لیگ کی اس وقت جو امیدوار ہے، نون لیگ کا مطلب ہے نواز شریف، اور نواز شریف کی جو آپ کہیے یا پاپولر ووٹ یا ان کی پارٹی یا ووٹ بینک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وزارت اعلیٰ. اور دوسری بات ہے کہ اب نئی جنریشن کے پاس جانا چاہیے، تو ان کے نزدیک آئیڈیل مریم نواز ہی ہے. اور ایسے میں شہباز شریف صاحب کو وفاق میں ذمہ داری دی جائے گی پھر؟ میرا دیکھیے، شہباز شریف صاحب خود اپنے خطاب میں اعلان کر چکے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو مین کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک رابطہ کار، وہ کسی اور پر اعتبار کرنے کو تیاری نہیں ہے، تو وہ ان کا میجر کام یہ ہوگا. وہ خود بھی کہہ چکے ہیں اب کوئی اور ہے بھی نہیں. اب کوئی اور ہے نہیں صاحب. جیسا کہ آپ نے دیکھے نتائج، مریم نواز صاحبہ کی اگر بات کریں تو مہر شرافت کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے. 2-3 ہزار ووٹوں سے وہ جیتی ہیں، لیکن اب وہ جیت گئی ہیں. اب بات یہ ہے، پنجاب میں کیا کوئی ایسا بڑا گروپ ہے جو پریشر گروپ کے طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ ڈیل کرے اور وزارت اعلیٰ پہ قابض ہو جائے؟ ایسی شکل بنتی نظر نہیں آتی. اگر کسی آزاد امیدوار نے پی ایم ایل این کو جوائن کرنا ہوا تو وہ اپنی آزاد پوزیشن میں اپنے شرائط پر یا اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جائے گا. کوئی 10 بندے اکٹھے ہو کے یہ نہیں کر سکیں گے ہم میں سے ایک وزیر اعلیٰ بن جائے اور ہم پی ایم ایل این کو منوا لیں. پی ایم ایل این پوری کوشش کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اور ان میں یہ صلاحیت ہے. جو رزلٹ آ رہا ہے سامنے اسلام آباد سے لے کے رحیم یار خان اور اٹک تک، اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹرینڈ پنجاب کا فیکچولی ان کی پوزیشن میں ہے. دوسرے گروپ نے تو صرف اپنی ایگزسٹنس کو ظاہر کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ کم از کم پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے. سر امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو آزاد ہیں یہ سب کے سب تحریک انصاف کی حمایت یافتہ نہیں ہیں، کچھ اصل والے آزاد بھی ہیں. وہ بہت کم ہے. آئیڈینٹیفیبل ابھی ہم کسی کو بریکٹ نہیں کرنا چاہتے، بہت کم ہے. ادھر سے لے کے ممتاز مصطفیٰ تک، یہ رحیم یار خان سے ممتاز مصطفیٰ جیتے وہ ادھر سے ہی ہیں. بات یہ ہے کیا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبے میں واضح اکثریت خود حاصل کر لے گی پیپلز پارٹی کی طرح، تو پھر اس کی پوزیشن مرکز میں حکومت فارم کرنے کے لیے اور مضبوط ہو جائے گی. اچھا، اگر وہ پنجاب میں اپنی قوت کے ساتھ اگر کہیں کو کمی ہوئی 10-12 تعداد کے، تو مطلوبہ تعداد آزاد امیدواروں سے میں نہیں سمجھتا کہ حاصل کرنا کوئی امپاسبل ٹارگٹ ہے. ناجی صاحب نے کہا ہے یا بیٹھے پرائم منسٹر کے نیچے سے 20-25 ایم این ایز اور 20-25 ایم پی ایز نکل گئے تھے، تو بننے والے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. ماضی پر ہمارا ایسا ہی ہے کہ اگر سٹنگ گورنمنٹ سے، پنجاب کی سٹنگ گورنمنٹ تھی، ایم پی ایز نکل گئے، بڑے صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، 20 سے زائد ایم این ایز نکل گئے، تو وہی سچویشن ہے. اب تو کوئی ٹیکنیکل دشواری نہیں ہے. لوگ اپنے انتخابی حلقے کو دیکھتے ہیں، امراض کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. کانسٹیٹوینسی پالیٹکس میں اپنے ایک اور بڑا بہت ہماری دیہاتی زندگی میں ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ اپنے سپورٹر کے پروٹیکٹ کیسے کیا جائے اور اپنی کانسٹیٹوینسی کو اپ لفٹ کیا جائے. جنرلی لوگ پولیٹیکلی اتنے کمیٹڈ نہیں ہوتے کہ پالیٹکس آف اپوزیشن کو افورڈ کریں جب وہ اپوزیشن کی پالیٹکس کو کانسٹیٹوینسی کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. آپ رزلٹ دیکھ لیں دیہی پنجاب کا، وہی خاندان ہیں جو کانسٹیٹوینسی پالیٹکس کرتے ہیں، یا وہ آزاد امیدوار کے طور پر جیتے ہیں یا وہ پی ایم ایل این کے ڈائریکٹ ٹکٹ کے ساتھ جیتے ہیں. تیسرا کوئی نہیں ہے. مڈل کلاس انہوں نے کہا ہے، میں نہیں مانتا. شہروں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مڈل کلاس نظر آئے آپ کو. ابھی جتنی بھی ڈسٹرکٹس کے سیٹس ہیں روایتی امیدواروں کے درمیان ہیں، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے دیکھیں جو اس نے کہا ہے حالات کے تابع سوچ بدلتی ہے، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں. کچھ فیصلے خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، کچھ فیصلے حالات کے تابع ہوتے ہیں. میاں نواز شریف پر اس وقت ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی قیادت سنبھالیں، ملک کو اس بھنور سے نکالیں.
सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें। देखिए पंजाब और सिंध बलूचिस्तान अगर मिलके चलेंगे तो केपी में अगर एक डिफरेंट गवर्नमेंट भी कायम हो जाती है, 2013 वाली शक्ल भी बनती है, तो मियाँ साहब पहले ही कह चुके हैं कि मैंने बर्दाश्त किया था, उस वक्त मैं कर सकता था टॉपल, लेकिन मैंने डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बरकरार रखा। मतलब गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे, बिल्कुल की करते थे, नहीं रास्ते थे उनके पास, बिल्कुल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी सर, वो तो उसी वक्त क्लियर हो गया था जब सेनेट का मौलाना इलेक्शन हुआ फजलुर रहमान ने भी था। ऑफर जब किया था सेनेट का इलेक्शन हुआ था सर, पीटीआई के साथ 2013 के एमपीएस की कमिटमेंट उनके पहले सेनेट के इलेक्शन में ही एक्सपोज हो गई थी, जब 5 आदमियों को सैक करना पड़ा था बानी पीटीआई को। ये कोई अपहिल टास्क नहीं है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। हाँ, जिनसे खतरा था सीट एडजस्टमेंट के साथ कि वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, वो सूबाई सतह से तो बिल्कुल फारिग है। जहांगीर तरीन ग्रुप खुद उनकी हैसियत इतनी डैमेज हो गई है पोलिटिकली कि वो अब उनकी कोई बार्गेनिंग पोजीशन नहीं है। जो सीटें जीती हैं 2 लाहौर में ओन चौधरी, अलीम खान और राजा खुरम पिंडी से, ये तो शायद मुझे ऐसे लगता है कि गालिब इम्कान है कि अगर मियाँ साहब दस्ते शफकत दराज करें। अदनान साहब, एक अहम हल्का NA 122 जहाँ से लतीफ़ खोसा ने कामयाबी हासिल की, क्या यही एक्सपेक्टेड था? क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में बहुत मशहूर है कि वो उन्हें इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से लड़ना आता है, लेकिन लतीफ़ खोसा फर्स्ट टाइम वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे, वो जीत गए हैं और उसके बाद फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने बाकायदा शिकस्त तस्लीम भी कर ली है। जी, साद रफ़ीक जो हैं बहुत मेहनती आदमी हैं, डायनामिक हैं, इनर्जेटिक हैं, उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है निचली सतह पर। लतीफ़ खोसा तो अजनबी हैं उस हल्के के लिए, लेकिन एक वेव है पीटीआई के हक़ में, और लतीफ़ खोसा जो हैं वो बानी पीटीआई के भी करीब हैं और पीटीआई के एक मुतहर्रिक लीडर हैं नेशनल लेवल पर इस वक्त। पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, साबिक गवर्नर भी हैं, लेकिन ये कि चूँकि वेव है और वो इलाका अपर मिडिल क्लास की बहुत बड़ी तादाद पर है, डिफेंस वगैरह का इलाका है, तो इसलिए ये कोई गैर मुतवक्को नहीं है उनका जीतना वहाँ। लीडर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी सपोर्टिंग थी। मैं वैसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, मैं नैयर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को इस वक्त बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अब वो वक्त आ गया है कि वो क़यादत संभालें, वज़ारत उज़्मा संभालें और बग़ैर किसी यानी झिझक के वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें और अब इससे आगे नहीं की। और दूसरी बात ये कि ये याद रहना चाहिए हम सबको कि नवाज़ शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने उधर सिंध में, लेकिन मेनली पंजाब वाज द बैटल ग्राउंड। नवाज शरीफ पुरअमन रहकर उन लोगों से जीता है जिन्होंने 9 मई कर दिया था। ये कोई मामूली इसको ये जो जीते हैं, ये जितनी इस इंतशार में और इस शोर में, अच्छा सोशल मीडिया टीम वहां पे ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल ही फारिग हैं, नून लीग या बाकी तमाम जमातें, वो उस कमजोरी के बावजूद यानी इस इंतशार ज़्यादा ग्रुप से जीतना ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है, ये बहुत, इससे ज़्यादा क्या हासिल करते। नाजी साहब, कामयाबी तो हासिल कर ली है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कामयाबी तो हासिल कर ली है, वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे मियाँ नवाज शरीफ, लेकिन जो गिव एंड टेक होगा, बार्गेन होगा, उसके बाद मुस्तकबिल में आगे चलना है, फैसले तो फिर उसी तरह से होंगे, फलां नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, कैसे लेकर चलें। अभी आपको गुजारिश की है ना 2018 की हुकूमत जो बनी थी, तो जिस तरह से वो जहाज चले और वो एक इत्तेहादी मुहैया किए गए, तो उससे पीटीआई की गवर्नमेंट कमजोर नहीं हो गई। शुरू के 2 साल जो कम से कम उनके 2 या 2.5 साल है, बल्कि दूसरी दफा जो इत्तेमाद का वोट लिया है उसमें आमिर लियाकत तो अब दुनिया से चले गए, वो रिकॉर्ड पे है ना कौमी असम्बली में जाते हुए कि हम आए नहीं, हमें लाया गया। दूसरी दफा जब इत्तेमाद का वोट लिया था, ये तो उस वो पूरी ताकत से 2 साल आजाद साथ मिलेंगे। अगर पार्टीज मिलकर अगर ये काम करती हैं, पार्टीज मिलकर ये सेहतमंद अमल होगा, ये सेहतमंद अमल, उसमें बिल्कुल सेहतमंद अमल होगा। लेकिन फिर जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस इस वक्त इकोनॉमी के हैं, तो पीपल्स पार्टी जिन इदारों को प्राइवेटाइज करने के हक में नहीं है, फिर उनको पीछे हटना होगा। यानी ये लेन देन होगा ना फिर कि प्राइवेटाइज पीएमएलएन जिन बड़े इदारों को यानी लॉस में चलते हुए इदारों को, जब वो प्राइवेटाइज का पूरा एक होमवर्क हुआ पड़ा है, जब वो करने चलेगी तो पीपल्स पार्टी को साथ देना होगा। प्रॉब्लम नंबर 1 है पाकिस्तान की इस वक्त जो भी गवर्नमेंट, जो सबसे बड़ी, हाँ, तो असल तो इकोनॉमी है ना, होमवर्क हुआ तो इकोनॉमी चलाने के लिए तो फिर वो पीपल्स पार्टी फिर अपनी वो जो उनकी स्टेटेड पोजीशंस है उनसे पीछे हटना पड़ेगा। अगर वो पीछे हट जाएं तो ठीक है, फिर हो सकता है, क्योंकि साथ ये अगेन कुछ लेन कुछ देन है ना। लेकिन मैं बहरहाल जी, इतनी बड़ी जो एक शोर मचा हुआ है, इतना बड़ा एक बहुत पॉपुलर और सेंटिमेंटल तहरीक थी पीटीआई, ये कोई छोटी चीज नहीं थी।
इतनी बड़ी वेव जो मौजूदा जनरेशन ने कभी देखी नहीं है, इतनी बड़ी वेव को रेजिस्ट कर जाना, रोक देना, डाइवर्ट कर देना और हुकूमत ले लेना मजाक है। थोड़े ही मार्जिन से सही, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, जाहिर है इसको ये लेंगे। और ये जो एक वेव है, अब ये टाइम लेगी जाते हुए, ये एकदम नहीं जाती। ये इंसानी जो जज्बात हैं, ये वो नहीं, 5th जनरेशन वॉर की आपने मार मारी है, साल वो वाश आउट होने में टाइम वक्त के लगेगा। साथ कम होगी या यही पे बढ़ेगी? पॉइंट ना अदनान आदिल, कम होगी जी, कम होगी। अच्छा, यही ठीक पे है। पॉइंट अदनान आदिल क्योंकि साहब इनकी की तरफ तंजीम लेकर नहीं आऊंगी। है। मैं या तो ये कोई पार्टी होती, ये वक्त नून लीग पे आ चुका है, गुजारिश मैं कर चुका हूँ, पीपल्स पार्टी पे इनकी तंजीम ही कुछ नहीं है। फैन क्लब है, एक आदमी है, बाकी उसके चाहने वाले हैं, बस इसके अलावा इनमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक, सही। अच्छा अदनान मुझे तो आदिल साहब, मुस्कुराहट जैसे हो रही थी जब वो कह रहे थे उन्होंने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। वो है कौन सी कोर कमेटी, क्या भाई आज तक हमें पता ही नहीं चला कि ये कौन लोग हैं, ये वेयर दे मीट, वेयर दे टॉक, व्हाट दे डिस्कस, व्हाट इज देयर एजेंडा, कभी हमें तक सर वो इंट्रा पार्टी भी तो अब उन्होंने डिसाइड करना है ना कि Elections उसको भी कैसे करवाने हैं। लेकर यानी ये एक ऐसा शऊर है कि इनका हर टीवी, कोई सोशल मीडिया एक ही बात कहे चले जाएंगे, निशान छीन लिया, निशान छीन लिया, निशान छीन लिया, निशान छीन लिया, यानी इतना प्रोपेगेंडा। ओ भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं थे, आप बैलेंस करें ना चीजों को, लेकिन कहेंगे नहीं, अपनी गलती को मानते नहीं है और दूसरे बस निशान छीन लिया, यही मैं निशान पॉइंट छीन उठाऊंगी अदनान आदिल साहब कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनका कहना है कि हमारे पास तो बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं और उनको ऐसे ऐसे इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं जो कि आम आवाम के लिए उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद उम्मीदवारों की ये परफॉर्मेंस, उस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? नहीं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है जी। देखें, उनको बिल्कुल ना कोई इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त थी, उनके पोस्टर नहीं लगा सकते थे, बैनर नहीं लगा सकते थे, उनके कारोबार जो हैं उनके ऊपर रेड होता था, घरों पे रेड होता था। वो तो घर बैठ के, बास तो जेल बैठ के इलेक्शन लड़ रहे थे। और फिर ये नहीं है कि कोई बड़े मार्जिन से हारे हैं, बहुत यानी 10,000 5,000 के मार्जिन से वो हारे हैं। तो एक पीटीआई का, और फिर जिस तरह इलेक्शन रिज़ल्ट रात को आना रुक गया और फिर 15 घंटे 17 घंटे बाद आने शुरू हुए हैं, और अभी भी पूरे नहीं आए हैं पंजाब में। और कराची के इतना बड़ा शहर है, अभी तक रिज़ल्ट का ही नहीं पता हमें, लाहौर के भी सारे रिज़ल्ट का नहीं पता। शुरू का ट्रेंड ये था कि 30-40% पोलिंग स्टेशंस पे वो लीड कर रहे हैं 125 सीटों पे, और अब जो है शायद 50-55 रह गई हैं उनकी। तो ये तमाम मसाइल हैं। मेरा ख़्याल है कि पीटीआई जो है एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म है, अपर एजुकेटेड मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता मुतवसत तबके की एक तहरीक है, और उसमें जूँ जूँ वक्त गुजरेगा उसमें ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी और वो ज़्यादा मजबूत होगी। अब देखना ये है जो कि पार्टी को लीड कर रहे हैं, इस बहरान के दौर में देखना ये होगा कि वो किस तरह खुद को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कर दूं, पीटीआई के लिए भी जो उनकी क़यादत के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, वो इनका इस्लामाबाद में ऐसी बुरी शिकस्त जो ये 13 से जीता शाहीन को जो शिकस्त का सामना करना नहीं सभी को हुआ है। जी हाँ। और एक और कैजुअल्टी पिंडी की जिसका जिक्र ही कोई नहीं कर रहा, वो फरजंदे रावलपिंडी थे, वो नीचे के नीचे कहीं दब गए हैं। नाजिर साहब बता पाएंगे? शेख रशीद का नाम ही अब जो है हम कहेंगे, हनीफ अब्बासी और शहरियार रियाज का जिक्र हो रहा है, शेख रशीद का मैंने कहा कोई जिक्र भी नहीं कर रहा है कि वो भी सियासत का कभी बड़ा एक माशाअल्लाह। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज खुद कौमी की आदत है, सेल्फ स्टाइल्ड नेशनल लीडर वही थे, बाकी सब तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी कह रहे थे कि मुमकिन तौर पर उनके साथ हो सकता है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वहां पर अपना कैंडिडेट एक आजाद हैसियत में खड़ा कर दिया। शेख रशीद के पास ये देखिए जी, ये क्रेडिट आप शेख रशीद से कभी भी नहीं छीन सकते कि इनको माशरे की हर सियासी जमात एक ही तरह की नफरत करती है और एक ही तरह से इनको हकारत से देखा जाता है। यानी ये कहीं से इज्जत से नहीं निकले, जूते खा के निकले। इन्होंने कभी अपने किसी भी मोहसिन का यानी शुक्रिया नहीं अदा किया इन्होंने। ये मोहसिन कुछ आदमी था, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मेहनत की है सर। शेख रशीद की मैं थ्रू तहरीक इंसाफ तो कल की बात है जी, शेख रशीद तो बड़ा पुराना 85 से मैं सर हिस्ट्री जानता हूँ, 85 से ले लें आज तक उनसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट को नहीं। लास्ट डे तक रिक्वेस्ट करते रहे हैं, जेल में तक रिक्वेस्ट पहुंचाई कि किसी तरह से मेरा हल्का उन काबिले नफरत लोगों में से है जो लोगों से ये कहता रहा कि तुम निकल के बगावत कर दो। और जब ये खुद जब खुद अंदर बैठा हुआ था तो उसने जो वीडियो उसका खौफ उसके चेहरे पे जो है कैद का, इस उम्र में जब वैसे अगर आजाद भी रहेगा तो कितना जी लेगा। एक जीत का मैं हाल बयान करना चाहता हूं और वहां पे इसकी वो वीडियो देख ले, इतना ये काबिल नफरत आदमी है। मैं एक मिनट, मैं एक दूसरी बात ये कि ख्वाजा साद रफीक का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ग्रेशियसली अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, जनरल पॉलिटिकल, और उन्होंने मुबारकबाद दी
लतीफ़ खोसा को ये बड़ा आदमी करता है, ये पुख्ता सियासी कारकुन करता है। हनीफ अब्बासी को बहुत मुबारकबाद, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी। ठीक कि अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन डेफिनेटली करवाने की कोशिश करेगी तहरीक इंसाफ, ताकि एक पार्टी का तशख़्ख़ुस जो है वो वापस दिलवाया जा सके। मीनवाइल वो अपनी आज़ाद हैसियत भी असम्बली में कायम रखने की कोशिश करेंगे एक ग्रुप की शक्ल में। क्या अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, करवाया जा सकता है, और उसके बाद फिर ये असम्बली में एग्जिस्ट कर सकते हैं एक पार्टी की शक्ल में? इन्हें विदिन 3 डेज़ इन इंडिपेंडेंस को या इंडिपेंडेंट रहना है या किसी ऐसी पार्टी में शामिल होना है जो पार्टी इन इंतखाबात का जमाती हैसियत में हिस्सा हो। और अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो जैसे जाते एक हैं और जमात उसके उनकी- बाद इंट्रा पार्टी उनकी- इंतखाबात करवा देते हैं। ख्वाजा आसिफ की जीतने की खबर आ रही है, कंफर्म कर दी आपने? ख्वाजा आसिफ अभी के तक हवाले से confirmation नहीं हुई। कंफर्मेशन नहीं मिली। मैं एक बात वो भी शेयर करते पहले एक बात मैं करना जी, चाहता था। प्लीज़। उन्होंने शेख रशीद साहब की ज़ात मुबारक की बात की थी, वो इस हद तक चले जाते हैं 2002 के इंतखाबात में वो जहाँ भी जलसा करते थे ऐसे हाथ उठा के कहते थे और झोली उठा के कि ये दोनों नशिस्तें मैं मियाँ नवाज शरीफ की झोली में डाल दूंगा। तो जब जीत गए पूरे 5 साल लोटा। अच्छा जी, इसको कंफर्म कर लें क्योंकि वो ऐलान कर रहे हैं। रिजल्ट सर हमारे पास आए हैं। आपकी तरफ में आऊँगी अदनान आदिल साहब, और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि नताइज का सिलसिला तो जारी रहेगा। अगर हम बात करें नून लीग की और जावेद लतीफ़ साहब की बात करें, और वो भी हार गए हैं, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो भी एक अपसेट हो सकता है कि नहीं? नहीं, अपसेट तो है, लेकिन ये कि शेखुपुरा जो है उसमें सेंट्रल पंजाब नून लीग का बड़ा गढ़ समझा जाता है। उससे पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोगों का जीतना इन हालात में, जबकि बहुत नामवाफिक हालात थे, ये एक बहुत बड़ा उनकी कामयाबी है। और इससे ज़ाहिर होता है कि पीटीआई जो है सेंट्रल पंजाब में नून लीग की जगह अपने तरफ कैप्चर कर रही है और उस पर इंक्रोच कर रही है। तो ये उनके लिए तशवीश की बात होनी चाहिए। शेखुपुरा जो है वो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था, वहाँ पे फिर PMLN का एक इंडस्ट्रियल एरिया है। हालात की जब हम बात करते हैं, ये नामवाफिक हालात तो उनके लिए ना जिन पर केसेस हैं। शेखुपुरा के बारे में थोड़ी सी मैं नाजिर साहब ने बात की, एक हवा चल रही थी पीटीआई की, और पीटीआई ने इम्प्रूव किया है। ये दो जो रिजल्ट आपने दिखाए हैं, इरफान डोगर साहब और जावेद लतीफ़ साहब, ये मुसलसल 3 बार कामयाब हो चुके थे। और खुर्रम शहजाद वो साहिब हैं जो बाई इलेक्शंस में ज़िमनी इंतखाबात जो हुए थे 20 हलकों में, उनमें से एक हलका शेखुपुरा सिटी का था जो इन्होंने 51,000 वोट लेके जीता था। एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने आए, और जावेद लतीफ़ साहब ने बड़े वो वाइज आदमी हैं, लेकिन उन्होंने अपने हकीकी छोटे भाई को नीचे अपना MPA ले लिया। हमारे यहाँ MP और MNA का एक सपोर्ट रोल होता है, उससे वो महरूम हो गए और शहर की एक उमूमी फ़िज़ा उनके ख़िलाफ़ हो गई। नैयर साहब, आप बात कर रहे थे इस हवाले से जो शेखुपुरा की जो चीज़ें सामने आई हैं, वहाँ PTI ने इम्प्रूव किया है। लास्ट टाइम PTI की सिर्फ एक सीट थी नेशनल असम्बली की, अब 2 वो वाज़े तौर पर ले गए हैं, तीसरी पे भी है डाउट। ये थोड़ी सी स्विंग वोट में है। जहाँ भी कोई आज़ाद उम्मीदवार है, मैं आपको बता दूं, ये है रवायती उम्मीदवार। जी आपने ये ना कहें कि ये कोई मिडिल क्लास आ गई है और कोई एकदम कोई नई सोच वाले आ गए मिडिल हैं। क्लास मेरे ख्याल से इक्का दुक्का हलकों पे कुछ आए हैं जो छोड़ कि दें जी, ये मुनव्वर हुसैन मंज के बेटे हैं, खुर्रम मुनव्वर मंज। अच्छा, वो 2 बार MNA रहे, वो MP रहे पीपल्स पार्टी के। खुर्रम मुनव्वर मंज 2002 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA बने थे। मैं अब कहना नहीं चाहता, फिर ये पैट्रियट में चले गए। अच्छा, अब फिर उन्होंने PMLQ से की तरफ से इलेक्शन लड़ा, हारे, फिर आज़ाद लड़ा, हारे। इस बार ये फिर वाया परवेज़ लाई PTI के टिकट तक पहुँचे हैं। कामयाबी समेटी है। हल्का जाती सियासत करते हैं, एक ख़ानदानी रसूख रखते हैं। उसमें एक बात बता दूं, इस ख़ानदान को, मंज फैमिली को, और इनके साथ नीचे जो MPA थे दोनों, शेर अकबर ख़ान और सरफराज डोगर, वो रवायती तौर पर कॉन्स्टिट्यूंसी प्लेयर्स हैं। शेर अकबर के वालिद MNA रहे, उनकी वालदा बराह रास्त मुंतखब हुई। शेर अकबर लास्ट टाइम MPA मुंतखब हुए थे। ये वो हल्के हैं जहाँ पॉलिटिकल वोट बैंक का एक सपोर्ट रोल तो हो सकता है। तो सनी मसलन यही खुर्रम मुनव्वर मंज 2013 में आज़ाद थे, 43,000 वोट ले लिए। 2018 में आज़ादी थे,
तो फिर 27,000 वोट ले लिए। ये वो लोग हैं जो अपना 20-20, 25-25 हज़ार, 27,000 वोट बैंक रखते हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। मेरा ख्याल है कि अब ओवरऑल मुकाम शुक्र है मैं कि एक बात कंक्लूड करना चाहता था कि जो ये ट्रेंड नज़र आ रहा है ना प्रोविंशियल असेंबली पंजाब का, ये अगरचे उतनी तेज़ी के साथ नहीं आ रहा जितनी तेज़ी के साथ एक्सपेक्टेड सिंध में पीपी के हक में आ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली जो ट्रेंड बिल्ड हो रहा है वो PMLN को कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है कि शायद आजाद जा रहा है नहीं है, माफ कीजिएगा, वो ले जा चुका है। वो विक्ट्री स्पीच की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी तक ले जा रहे हैं उनको। मैं महफूज जुबान में बात करता हूँ, वो जब डिक्लेयर हो जाएंगे तो तब कर दें। अभी मैं कैसे कह दूँ उन्हें मेजॉरिटी मिल गई है, लेकिन एक ज़रा इशारे में बात होती है। आप ये कह देना गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर नहीं, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट देता ही नहीं। मैंने पहले भी कल भी कहा था कि ये हो सकता है कि चारों सूबों में मुख्तलिफ जमातें हुकूमत बनाएं, तो उसमें वाज़ेह इशारा आप PMLN चाह रहे हैं। नाजिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा था कि एक बहुत शदीद तकसीम और शदीद इंतशार और अंधी नफरत के इस माहौल में, जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हम फाइनली उसको अपने पीछे छोड़कर आगे की जानिब बढ़ चुके हैं। सर ये नफरत ख़त्म होगी अब? जी बिल्कुल, ये हमें उसकी उम्मीद करनी चाहिए कि ये ख़त्म होगी। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि आने वाली हुकूमत काश के ये इकट्ठे होकर इस पर काम करें, वो है ये रेगुलर मीडिया और सोशल मीडिया पर बोले जाने वाला झूठ। जितने झूठ, जितनी नफरत को यहाँ पे बैठ के हवा दी जाती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपना शो करते हैं और उसके अलावा वो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि वो टीवी पर आते हैं, उनकी बात को सच समझते हैं। और वो अपने यूट्यूब चैनल पे जितना झूठ बोल चुके हैं, फसाद कर चुके हैं, उनके थंबनेल जाके देखिए, कोई सबूत की जरूरत ही नहीं है। तो उन पर कानून की हुक्मरानी कायम करनी पड़ेगी, वरना इस तरह की अफवाहें कि फौज आ गई, एयरपोर्ट पे कब्जा हो गया, फलां को थप्पड़ पड़ गया, फलां को गोली लग गई, ये इस तरह के साथ ये कौन सी स्टेबिलिटी आ सकती है? अच्छा, बरतानवी अदालतों में जिन पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को जुर्माने हो चुके, यानी जिनकी झूठी खबरों पर उन्हें यहाँ को नहीं पूछता, उन्हें बरतानवी अदालत में ले जाया जा चुका, 20 से ज्यादा केसेस हैं, उनमें वो हारे हुए हैं। उन्होंने स्क्रीन पर माफी नशर की हुई है, माफी भी मांगी हुई है, माफी नशर की हुई है, जुर्माने दिए हुए हैं, अदालत का खर्चा भी दिया हुआ है। अच्छा, उनमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? जो वही खबरें जो बरतानिया में जिस पर उन्होंने जुर्माने दिए, माफी चलाई बाद में, वही खबरें पाकिस्तान में भी तो चली हुई हैं। तो उन तमाम झूठ की फैक्ट्रियों को कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में कायम करनी होगी। ये अगर कानूनी की हुक्मरानी इस झूठ और फसाद पर ना हुई तो ये बहुत प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, ये जो खुद को सपोर्ट ग्रुप कहते हैं ना कि हम PTI के सपोर्ट ग्रुप में, वो PTI के सपोर्ट ग्रुप नहीं है। वो अपने डॉलर कमाना चाहता है, वो अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहता है। वो इस ग्रुप में आके नाम लेता है, उसका बाद में झूठ बोलता है, लेकिन जो वो झूठ बोलता है उसकी कीमत PTI देती है, वो नहीं देते, वो तो डॉलर कमा रहे हैं, वो तो अपने कमा के निकल गए। तो इस झूठ पर कानून की हुक्मरानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। मिसाल मैंने दे दी है कि वहां से शुरुआत कर सकते हैं। फिर हम ये उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं, जो हमें नवाज शरीफ की स्पीच से नजर आता है, जो हमें मरियम नवाज की स्पीच से नजर आता है, कि इस नफरत, अंधी नफरत को आप खत्म करें और आइए को तामीर का काम कीजिए। जिन क्राइसिस हमारे असल मसाइल, उनकी तरफ आए। मसलन अगर मैं मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हूं तो मेरा काम आज के बाद किसी का तज़हीक नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून पर उनको याद दिलाना होगा कि देखिए, आपने कहा था कि सरकारी स्कूलों में आप मुफ्त खाना देंगे बच्चों को, अपना वादा पूरा कीजिए। हैं, उन पर बात करनी चाहिए और उनके हल के लिए कुछ करना जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा है, अब आप पूरा कीजिए। अदनान साहब, अभी बात हो रही थी कि ये रिवायती सियासतदान हैं जो कि जीत रहे हैं, फिर वो बयानिए कहाँ गया कि जी खंबे को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा, इस वक्त पॉपुलैरिटी वहां पर आ गई है, वो तो बयानिए तो खत्म हो गया ना। देखें, जो लाहौर में जैसे लतीफ़ खोसा जीते हैं और जिस तरह शुएब शाहीन और ये मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने जो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं। अगर आप उनके वोट देखें 80,000 लाख, तो ऐसी बात तो नहीं है कि पहले तो इतने भी कोई सोच नहीं सकता था कि 5,000 वोट भी ले ले। मैं अदनान साहब से 100% इत्तफाक करता हूँ कि लतीफ़ खोसा का जीतना खंबा का जीतना है। लतीफ़ खोसा इंतहाई काबिल नफरत आदमी है, अदरवाइज अवामी तौर पे ये उसकी वो हिमायत थी, वो जीत को आ गया।
ये बिल्कुल ठीक बात है, वो खंबा भी बेहतर होता है लतीफ खोसा से, अच्छा लतीफ खोसा सियासी तौर पे ऑब्वियसली। लतीफ खोसा को मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा, वो तहरीक इंसाफ को देख के सिर्फ वोट तो वो दिया। खंबा जीत गया ना, ठीक कह रहे हैं। सिर्फ केक को देख के लेकिन जाहिर है लेकिन कि एक बात और बता लेकिन ये है कि खंभों के बल पे कि हुकूमत नहीं बनती, कोई इक्का दुक्का मिसालें होती हैं बस। मैं नाजी भाई एक बात बता दूं, जितने लोगों को पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से इमरान खान के करीब देखा गया बतौर वकील, वो सवाए लतीफ़ खोसा के सब हार गए हैं। अली बुखारी इस्लामाबाद से हार गए हैं, शुएब शाहीन हार गए हैं, नईम हैदर पंजोता हार गए हैं, अली जाज बुटर नेशनल असेंबली की सीट ली गई सिर्फ इसलिए कि ही वॉज वेरी क्लोज टू बानी पीटीआई, उनके केसेस वैसे हैंडल करते थे और उनके साथ लेके आते थे, साथ लेके जाते थे, पार्टी में और कोई प्रेजेंस नहीं थी। और वो भी शादरा वाला हल्का 117 अलीम खान साहब के, उन्होंने उनका मार्जिन देखे, बड़ा मार्जिन है, निचली सीट भी वो PMLN ने सलमान ली है। अकरम राजा ने बहुत मेहनत की थी अपने हल्के नहीं, में। लेकिन मैंने कहा कि जितने भी वकील आए थे लिटिगेशन के जरिए पार्टी में, ये पार्टी में नहीं आए डायरेक्ट, ये लिटिगेशन के जरिए आए थे, ये कोई पार्टी के लॉयलिस्ट नहीं थे। कहाँ थे ये लोग 18 से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त, बाद में जब ये लॉन्ग मार्च हुई, ये लोग कहाँ थे? नहीं साहब, शेर अफजल बरबस साहब तो काफी मकबूल थे, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना मैं पड़ा। क्या कह रहा हूँ, जितने भी बतौर वकील चेहरे सामने थे, मैं नाम दानिस्ता नहीं लेना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि उन्हें मुल्क में नेशनल मीडिया पे उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए। उन्होंने प्रोजेक्शन की बड़ी कोशिश की, सोसाइटी बड़ी खबर लेती है इस किस्म के किरदारों की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुकला ने पार्टी को हाईजैक कर लिया? नहीं हाईजैक कहाँ किया, अवाम ने तो बिल्कुल उन्हें साइडलाइन खत्म कर दिया। साइडलाइन वो लोग जो बजरिया लिटिगेशन पार्टी में आए थे, मैं बात को दोबारा रिफॉर्मुलेट कर दूं, बवजह लिटिगेशन आए थे, पार्टी के टिकट लिए और वो सीटें हार दी। नईम हैदर पंजोता सरगोदा में हार गए, अली जाज बुटर यहाँ हार गए, सलमान अकरम राजा की बड़ी धूम थी। बल्कि मैं समझता हूँ जो शेयर था लेजिटिमेट शेयर PTI का इस शहर में, उसे 4 में से 3 करने में सलमान अकरम राजा ने बड़ा किरदार अदा किया है। खंबे हार जीतते। हाँ, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब से कुछ मायूसियाँ जो हुई, उनमें से एक मायूसी ये भी थी कि वो भी जज्बात की उसी, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत यानी अदरवाइज उनकी शोहरत एक बहुत बावकार हुए वो वकील समझे जाते लेकिन हैं। वो उस जज्बात की राह में बह गए और उन्होंने इतना यानी देखे दीन का सियासत में इस्तेमाल, जिसके खिलाफ वो खुद सारी ज़िंदगी बोले हैं। उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रख के वीडियो बनवाई कि वो वफादार रहेंगे एक लीडर के। आप देखिए कि ये तो वो यानी ये तो निकाह के वक्त मियाँ बीवी नहीं, मतलब उस शर्त नहीं है कि मियाँ जो है वो कुरान पे हाथ रख के बीवी की वफादारी का हल्फ उठाए और बीवी उस पे हाथ रख के शौहर की वफादारी का हल्फ उठाए। कुरान मजीद का मकसद ये नहीं है कि आप उसका वो पढ़ने के लिए है, अप्लाई करने के लिए है, हल्फ उठा। ये सलमान गए हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैंने खुद कहा था इट्स बिलो द डिग्निटी ऑफ ए कैंडिडेट। एक कैंडिडेट, ये क्या मजाक है कोई? आप अपने एक फर्द के साथ वफादारी का, इतनी वफादारी का अगर आपको है तो पाकिस्तान के साथ करें, आइन के साथ करें। अपने आप नाम ले रहे हैं उस हलफ में, तो मैं फलां शख्स का वफादार। बहुत शर्मनाक, बहुत। अच्छा नाजिर साहब, एक और ख्यालात अहम तब्दील हो हल्का जाएंगे। अच्छा, ख्यालात तब्दील हो जाए, आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी इख्तिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कुछ भी। तो फिर आप मैंने आपसे गुजारिश की कि इंसानी समाज में बुनियादी तरीन इकाई घर की होती है, जब निकाह में ये शर्त नहीं है। मैं एक बात और कर दूं, जी जी, मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे तो उनकी वकालत करते थे, इमरान साहब ने वकील कर लिया तो उनकी वकालत शुरू कर दी। कल किसी ने और ने इमरान खान के खिलाफ वकील कर लिया तो फिर क्या करेंगे? उन पिटीशन के टाइटल तो देखें जिनमें ये मियां नवाज शरीफ के वकील थे। सर हो सकता है वहाँ पर फिर हलफ अब वो जो हल्फ उठाया था, ये बड़ी इन्होंने अच्छी नुक्ता उठाया। वो हलफ आड़े कल को ये अदालत में किसी मैं किसी और की वकालत नहीं कर रहा, इस वक्त मैंने हलफ लिया हुआ है। तो ये आपने तमाशा बनाया ना, इसमें जो असल चीज जिसकी हुर्मत, जिसके तकद्दुस का एहतराम नहीं किया गया, वो खुद कुरान मजीद है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ये बहुत जुल्म हुआ। अदनान साहब, एक बहुत अहम चीज़ ये है कि नज़रियाती कारकुन अनफॉर्चुनेटली नज़रअंदाज होते हैं। इलेक्टेबल्स हर जगह पर उन्हें अहमियत दी जाती है, जो रिवायती सियासतदान हैं उन्हें अहमियत दी जाती है। क्यों नज़रियाती कारकुन जिन्हें एसेट तो समझा जाता है पार्टी का, लेकिन जब टिकट देने का वक्त आता है, जब इलेक्शन का वक्त आता है, तो फिर उन्हें गिना ही नहीं जाता? नहीं, मेरा तो ख्याल ऐसा नहीं है। आप देखें, आलिया हमजा मलिक ने भी इलेक्शन लड़ा, 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए। यास्मीन राशिद ने भी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 1,11,000 वोट लिए। तो ऐसी बात नहीं है, आप बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। आलिया हमजा क्योंकि मेरे ख्याल से केसेस भुगत रही हैं, जो भी है जेल में, लेकिन है तो सही ना। अब वजूहात तो आप डिटेल में जाके आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कारकुन हैं। बता दूं कि डिफेंस की रिहायशी है और एजुकेशन मिडिल क्लास वाली नहीं है। बाकी अब बात जारी रखें।
अब नैयर साहब आप बात की। नहीं, बाकी आप बात जारी रखें। मेरा अच्छा तो जी, तसलसल टूट बार गया। बार ना उनकी तरफ से दावे आ रहे हैं जी कि ख्वाजा आसिफ जीत चुके हैं। मैं तो हाँ, सर, खास इस करता हवाले हूँ से कि अभी हमारे तक सेल clarity वाले नहीं हैं। ये जी ज़रा चेक करवाइएगा ख्वाजा आसिफ के रिजल्ट के हवाले से जो सियालकोट का हल्का है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और मानसहरा की भी दावे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ जीत गए हैं। मैं तो दावे मत इस बात का मैं क्रिटिक हूँ। आप सिंध का सारा देख लें, जितने भी लोग जीत रहे हैं सिंध में सारा बड़ा जिम्मेदारा जीत रहा है, और जो हार रहा है वो भी कोई आम कारकुन नहीं हार रहा। एक बड़े जिम्मेदार को, जिसे एक मकबूल सियासी जमात का सहारा है, उससे दूसरा जिम्मेदार हार रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और ये बड़ी बड़ी होल्डिंग्स के मालिक हैं। ये जहाँ से सिंध शुरू होता है ना, सदकाबाद के बॉर्डर से इनकी ज़मीनें शुरू हो जाती हैं और कराची के बाहर तक जाती हैं। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता इन ख़ानदानों के। ये 70 से भुट्टो साहब इन्हें लेके आए थे पीपल्स पार्टी में, फिर इनका वजूद या प्रेजेंस बढ़ती गई है और जरदारी साहब ने सबको अपने फोल्ड में ले लिया, और जो उनके फोल्ड में नहीं आए, आज आप देखें लियाकत जुतोई हार गए हैं। जुतोई ख़ानदान इशारा फरोज से हार गया है। दूसरे जो बड़े ख़ानदान थे जो ने जरदारी साहब अपने लपेट में या सीने से नहीं लगा सके। मैं सियासत में कोई नफरत की बात नहीं करता, ठीक है, उनका एक तरीके सियासत है कि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। अब अगर उन्होंने खबर माने का कि भाई जीत गए हैं नून लीग के टिकट में। हाँ, वो तो मैं नाम पढ़ते ही मैं कहने लगा था कि वो जीत गए हैं। नहीं, मालिका साहब के लिए बुरी खबर है। PMLN की हैरान कुन परफॉर्मेंस है, वाकई बड़ी परफॉर्मेंस है। एक मुश्किल सूरत हाल से वो निकले, बहुत मुश्किल सूरत हाल से निकले हैं। आपको इन्हें मियां ये नवाज सब शरीफ की प्रेजेंस की वजह से ये PMLN की आप जो बात कर रहे हैं, कमबैक भी कह सकते हैं। पार्टियों की मैं मसला बता दूं। जिम्मेदारों की वडेरों की आप बात कर रहे हैं, ये असम्बलीज में तो आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली फिर अपने मफादात के लिए ये काम करते हैं, फिर आप मुझे अवाम बता को तो दें, भूल जाते हैं ना। आप अटक से लेकर राजनपुर चले जाएं या लिया और भक्कर की सारी सीटें चला जाएं, जो आज़ाद हैं, सबके ख़ानदान एक मुद्दत से सियासत में हैं। जो हारे हैं वो भी, जो जीते हैं वो भी। अर्बन रूरल की डिवाइड है। जो देही इलाके हैं वहाँ पे इलेक्टेबल्स की अहमियत है। अर्बन इलाकों में जैसे अब MQM के लोग हैं वो तो नैयर साहब, महेश कुमार मलानी ये गैर मुस्लिम कैंडिडेट, मैं यही बात करने लगा था। गुलाम रहीम पीपल्स पार्टी की लिबरलिज्म की पॉलिटिक्स को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने सिंध के एक नॉन वडेरे और बड़े सख्त गिर वडेरे, अरबाब गुलाम रहीम आम आदमी नहीं है। जब ये इक़्तिदार में थे तो नाजिर साहब शायद लोग ने जाम सादक टू कहते थे। इस किस्म के वडेरे के खिलाफ थरपारकर थे। अगरचे वहाँ उनकी कम्युनिटी की प्रेजेंस है, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम को जनरल सीट पे फील्ड किया है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को लिबरल कहती हैं, माइनॉरिटीज़ का विंग भी बनाती हैं, और उन्होंने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है वहाँ। मैं आगे ये बात करने लगा हूँ कि उन्होंने रोल बैक करके रख दिया कि ऐसे शख्स को जो कभी नाकाबिले तस्खीर कहलाता था ख़ानदान, यार बाप गुलाम रहीम का ख़ानदान कोई छोटा ख़ानदान नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी जी रद्द मलाना शुरू हो गया है। आपको मुबारक कि मैं बरतानिया में अभी इरफान साहब हैं चशम में, उन्होंने नहीं प्लीज़ नहीं उनका जिक्र न कीजिएगा। वो मैं आपसे बहुत एग्री करता हूँ, बल्कि मैं फिर यार कमाल हो गया। कोई इशारे भी होते हैं सर। मैं गुजारिश कर रहा था कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनमें अब उसका रद्द मलाना शुरू हो गया है। जो सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग PMLN के और बाकी एक आपका चैनल एक बड़ी जगह पे लगा के सुनो न्यूज़ इस वक्त देखा जा रहा है। चशम एक इलाका है वहाँ इरफान साहब, चलें ये